नमस्ते प्रणाम। बताएंगे मेरी वॉइस क्लियर है? यस नो हम कराएंगे एक बार। वॉइस क्लियर है कि नहीं? सब लोग आ गए हैं और ग्रुप में भी मैसेज कर देंगे आप लोग। क्लास आपकी चल रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि क्लास आपकी कंटिन्यू हो आज से ही। बाकी क्लास अभी नहीं बताएंगे। शाम की क्लास आपकी टाइमिंग में थोड़ा चेंजिंग हो, करना हो तो थोड़ा उसमें कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। एक बार सभी लोग कंफर्म कराएंगे मेरी वॉइस क्लियर है प्रॉपर? यस या नो? क्लियर है। और ग्रुप में भी एक बार बता देंगे कि क्लास चल रही है, आप लोगों की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। आप लोग बता दीजिए। सब लोग आ गए। थोड़ा ज़्यादा दिन बाद हम लोग दिख रहे हैं। और ज़्यादा दिन बाद देखने का मतलब ये है कि नहीं होता कि पढ़ाई का रिदम टूट चुका है। बाकी जो बच्चे पकड़े होंगे तो पढ़ रहे होंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दिन की बात है, 2-3 दिन 4 दिन की बात है। रिदम आप वैसे ही आ जाओगे जैसे पहले थे। ठीक है? हाँ, ये तो अच्छी बात है। और बाकी रिदम आप अपना तोड़े हो बनाए हो सकता है कोई किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे बनाया हो, तो कहीं अपना रिदम तोड़ना नहीं। जैसे भी पढ़ रहे हो अभी भी वैसे ही पढ़ना। ये नहीं कि मेरे कहने पे अपना रिदम तोड़ देना। ताकि हमने बहुत क्लास नहीं ली, क्योंकि अब सबको पता है कि अगर पेपर थोड़ा डिस्टर्बेंस करता है तो हम लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, और बाकी क्लास भी सही से नहीं चल पाती है। लेकिन क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी। और कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कराया जाए। बाकी बैच चल रहा है, सभी बैचों को कंबाइन करके बैच चल रहा है, तो सभी का रिवीजन बाकी था। और रिवीजन भी जो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि वेस्टर्न अभी कंप्लीट हो जाएगा, बाकी सबको करा दिया है। और आपका कला कतर तो कमेंट पढ़ के हंसी आ रही है, लेकिन क्लास कराना है। ठीक, अच्छी बात है। चलो ठीक है, एक बार ग्रुप में बता दीजिएगा आप लोग, पता चले कि किसी को बताएंगे किसी को नहीं, क्लास चली कि नहीं चली, क्योंकि इससे पहले हमने मैसेज करवा दिया था सब। क्लास आपकी चलेगी। बाकी जो अपडेटेड कंटेंट है देख लीजिएगा, बाकी पिछली क्लास देखिएगा और ये भी देखिए। ठीक है? पढ़ाने दीजिए, हंसी ना आए हमको। ठीक है। चलो तो देखते हैं। ये भी आपका सेशन है मध्यकालीन कला का। और जैसे वेस्टर्न मध्यकालीन कला में अगर देखा जाए तो यहाँ से प्रश्न पूछता है। टीजीटी हो, पीजीटी हो, बाकी आपका यूजीसी नेट जीआरएफ हो, यहाँ से प्रश्न 1-2 क्वेश्चन लेके आता है। क्योंकि स्टेन ग्लास हमेशा लेकर आता है, कांच की खिड़की हमेशा लेकर आता है, मणिकुट्टी मोजाइक या मणिकुट्टी मोजाइक कहते हैं, मोजैक जिसको कहते हैं, यहाँ से प्रश्न 1-2 हमेशा पूछता ही पूछता है। किसी भी एग्जाम में देखा जाए तो यहाँ से एक लेवल प्रश्न बनाएगा, उस लेवल को फैक्ट बना कर आपसे पूछ। और पूछने का तरीका उसका बहुत प्रकार का हो सकता है। जैसे नहीं होता है कि एक नाम का अलग अलग पर्यायवाची होता है, ऐसे वैसे एग्जामिनर का भी क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग अलग होता है। क्वेश्चन में 2 ही 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको बार बार रिपीट किया तो वहीं, बाकी सबका फॉर्मेट प्रश्नों का चेंज किया है, विकल्प चेंज किया है। लेकिन चेंज करेगा, रिपीटेड वहीं रहेगा, बाकी अपना वो प्रक्रिया कर देगा चेंज के तौर पे। ठीक है? नहीं भैया, क्लास करने आ रहे हैं। ठीक, क्लास कराने आ रहे हैं, कोई कर पार्टी? इतनी बरसात हो रही है, कोई पार्टी करने जाएगा? कुछ भी सोचते रहते हैं। अरे इतनी बरसात में कौन पार्टी करने आएगा? ऐसा नहीं भाई। पार्टी करके आता तो कोई अपना घर पे खाना बनाता, खाना बना के तुरंत खाए और क्लास का टाइम हो गया। भैया आभार, हाथ जोड़ते हैं, आभार है। पढ़ लीजिए थोड़ा मध्यकालीन कला के बारे में। ठीक है? तो देखिए, ये पार्ट आपका 4 है, ध्यान रखिएगा। और पार्ट 1, 2, 3, 4 में आपको मैंने बताया था एक सिलेबस लिख करके कैसे कैसे, एक बार समझ लेंगे आप लोग। जैसे अगर हम बात करें सिलेबस के तौर पे कि मैंने पढ़ाया क्या था, थोड़ा एक बार समझ लेंगे उसको, उसके बाद से हम इसको। जैसे अभी यूरोपीय हम पाश्चात्य में बताया था प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक में प्रश्न कैसे बनते हैं उसमें चित्र के तौर पे अधिकांश प्रश्न बनते हैं, और चित्र के तौर पे प्रश्न भी पूछते हैं। और अभी आपका प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था यूपी का, इसमें चित्र से संबंधित प्रश्न पूछे। तो अगर पीजीटी हो, टीजीटी हो, या फिर किसी भी लेवल में जाए, तो यूरोपी में हम ज़्यादा फैक्टों को ना पढ़ करके ये चित्रों पे हम फोकस कर लेते हैं, तो 1-2 प्रश्न हमारा सही हो जाता है। और अधिकांश चित्र से ही प्रश्न पूछ, हवा में नहीं कुछ कुछ सब कुछ याद कर लो, सब कुछ याद कर लो। देखो, सब कुछ याद करने से नहीं है। मेरे यहाँ बारिश हो रही है भाई।
यहाँ बारिश हो रही है, कहाँ नहीं, जहाँ से क्लास चल रही है आप लोग के वहाँ बारिश हो रही है। बारिश शाम को शायद 6:30 6:30 बजे से करीब से हो रही है, 2.5 घंटे अभी तो बंद है शायद, लेकिन फिर बूंदाबांदी बारिश हो रही है। ठीक है। ठीक है। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं भाई, रिक्वेस्ट करते हैं, या तो पूरी बोलो हम बढ़िया से यहीं पे खड़े रहें, फिर उसके बाद से कमेंट हमारे पे कर लो, उसके बाद से हम कर, 2-3 बात बोल दिए, हम भी हंस दिए, आप भी समझ गए, तो पढ़ लेते हैं। ठीक है। ठीक है। अब देखो क्या पढ़ रहे हैं, एक बार टाइप कर दो, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, सब लोग सुने ना, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक बार थोड़ा आप टाइप कर लीजिए, वेस्टर्न का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, सब लोग टाइप करेंगे, वेस्टर्न का कौन सा हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं। तो अभी देखिए मैंने आपको बताया था प्रागैतिहासिक में फैक्ट क्या पूछता है, प्रागैतिहासिक में आपसे क्या फैक्ट पूछता है, तो चित्रों के बारे में अधिकांश पूछता है। एक बार ओल्ड पेपर देख लीजिएगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, और में कोई बात नहीं हो रही। ठीक है। उसके बाद से अब दूसरे टॉपिक में हम आते हैं, सभ्यताएं हमारी आती, सभ्यताओं का संबंध पूछता है किससे से है, जैसे मृतकों की कला, मिस्र की कला हो गई है। ठीक है। बुक ऑफ डेट पूछता है, ये भी मृतकों की कला से संबंधित है, ये मिस्रकालीन सभ्यता में हम लोग कुछ प्रश्नों को उसकी विशेषताओं से हम कोरिलेट नहीं करते, यूपी टीजीटी और पीजीटी कोरिलेट हम करते हैं, थोड़ा डीप में जाते हैं, जैसे नेट जीआरएफ में जाएंगे तो उसमें हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, बस समझ में। तो ये ध्यान रखिएगा, तो अब प्रागैतिहासिक में हमने आपको पढ़ाया था, तो प्रागैतिहासिक में थोड़ा चित्र पे आप फोकस करिएगा। उसके बाद से हमने सभ्यता में अगर देखा जाए, सभ्यता में हमने आपको बताया था, सभ्यता में दो टॉपिकों में हमने बताया था, एक आता है मिस्र की सभ्यता, मैंने बताया था मिस्र की सभ्यता, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से हमने बताया था आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो बताया था मेसोपोटामिया की सभ्यता, ध्यान रखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता बताया था। और इसमें क्या फैक्ट है इनकी विशेषताओं से, कि इनकी कला कैसे स्टार्ट हुई है, किस तरह की कलाएं हैं, तो इस पे चर्चा किया। जैसे सिलेंडर सिल पूछता है, सिलेंडर सिल यानी व्यापार होता था मेसोपोटामिया में, तो मेसोपोटामिया में सिलेंडर सिल यानी बेलनाकार मुहरें मिलती है। और बाकी मेसोपोटामिया में मृतकों की कला है, तो मृतकों की कला पे ज्यादा प्रश्न, लॉजिक है, ओल्ड पेपर के हिसाब से हम लोग केस पकड़ के अगर करेंगे तो दोनों फैक्ट ये मिलता है। प्रागैतिहासिक काल में क्या विशेषता पूछता है, तो प्रागैतिहासिक काल में चित्रों की विशेषता, चित्र के बारे में पूछता है, तो चित्रों पे हम फोकस करते हैं। ठीक है। हम मध्यकालीन कला, ध्यान रखिएगा, सब लोग टाइप कर दो भैया कि हम मध्यकालीन कला पढ़ रहे हैं, पता चले कि नहीं बैठे हो पाषाणकालीन मूर्ति बन के बैठे हो, तो उसका हमको हमारे पास कोई जवाब नहीं। मध्यकालीन कला अच्छी बात। उसके बाद से हम लोग इसमें पढ़े थे क्रीट की कला, माइसिनियन की कला। क्रीट की कला क्या है, जैसे को देखो क्रीट की कला मतलब है क्रीट स्थान है, उसकी कला की बात करें। क्रीट यानी कोई जानवर पक्षी का नाम है, आदमी का नाम है, क्रीट मतलब स्थान, माइसिनियन भी आपका स्थान ही है। इसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था शास्त्रीय युग, पढ़ा था शास्त्रीय युग में धर्मों से संबंधित अगर हमारी कलाकृति स्टार्ट होती है यूरोपी में, उसमें भी हमने 4 भागों में पढ़ा था। ठीक है। पूर्व मिनोनिय, मध्य मिनोनिय युग के बारे में हमने पढ़ा था। और उसके जस्ट बाद हम लोग को स्टार्ट होता है, जैसे हम लोग भारतीय में पढ़ते हैं मध्यकालीन कला, पाल शैली, जैन शैली को, इसी तरह हम लोग यूरोपी में पढ़ेंगे मध्यकालीन कला, और इसका हम नाम देंगे यूरोपी मध्यकालीन कला, ध्यान रखें। जैसे भारतीय मध्यकालीन कला, मध्यकालीन कला का मतलब ये नहीं है केवल भारतीय पे फोकस करेंगे, जब तक उसका नाम टाइटल ना मिले क्या है, तो यूरोपीय मध्यकालीन कला हम लोग आज टॉपिक पढ़ रहे हैं। और यूरोपीय मध्यकालीन कला में 4 प्रकार की कलाओं को पढ़ना है। इस कलाओं में अधिकांश जिसका प्रयोग किया गया, जैसे स्टेन ग्लास हो गया, भारी भरकम दीवार हो गई, नुकीले मेहराब हो गए, किल कांच की खिड़कियां हो गई हैं, छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े का प्रयोग किया गया है, या मणिकुट्टिम विधि का प्रयोग किया गया है, मोजाइक या मोजैक की विधि का प्रयोग किया गया है। इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, चाहे रेखी शैली पे किस शैली में विशेषता अधिकांश मिलती है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसी में हम आज पढ़ेंगे मध्यकालीन कला के बारे में, ध्यान रखिएगा। गर्मी बहुत है। वेस्टर्न का चौथा भाग मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात पढ़ना है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट माइसिनियन की कला भी मैंने पढ़ा दिया आपको, देखा नहीं है क्या, क्रीट माइसिनियन की कला हमने पढ़ा दिया भाई, क्रीट माइसिनियन की कला में हमने पढ़ाया था, देखा नहीं था, क्रीट माइसिनियन की कला हमने पढ़ा दिया। तो बस हमने बोला था कि मध्यकालीन कला आपका बचा है, मध्यकालीन कला अगले सेशन में बताऊंगा। पार्ट में देख लीजिएगा कि पार्ट 1 2 3 में हमने क्या पढ़ा है। उसके बाद से हमने क्रीट की कला को भी बता दिया, ध्यान रखिए।
क्रीट की कला और माइसिनियन को ध्यान रखिएगा। यूरोपी का पोर्शन मेरे ऊपर छोड़ दो, यूरोपी का जितना भी पोर्शन पूछेगा उसके बाद मेरे पे छोड़ दो कि हाँ ठीक है। उस प्रश्नों का एनालिसिस कर दिया जाएगा, कितने प्रश्न आपके क्या हो गए, 100-200 प्रश्नों का लिस्ट दे देंगे और उसमें बताएंगे कि हाँ इसमें से प्रश्न आपका हो जाएगा। यूरोपी पे हम थोड़ा वर्क कर देंगे तो आपको बता देंगे, कोई टेंशन छोड़ दो, अगर बन जाता है तो टाइम से। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे, 2 4 5 क्वेश्चन भी नए होंगे, हम उसको मेरे ऊपर है वो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय मध्यकालीन कला के बारे में। इसमें यूरोपीय मध्यकालीन कला में 4 कलाएं आपकी आती है, जिसमें नाम आता है आरंभिक ईसाई काल, बेंजेंटाइन, रोमनस्क और गोथिक कला का नाम आता है। ठीक है, ये 4 प्रकार की आपकी कलाएं हैं यूरोपीय मध्यकालीन कला। आरंभिक ईसाई काल, बेंजेंटाइन, तो उसके बाद रोमनस्क कला, उसके बाद से गोथिक कला का नाम आता है। चारों के बारे में पढ़ेंगे, कभी इसका समय काल आपसे पूछेगा नहीं। तो टीजीटी पीजीटी वाले बिल्कुल समय नहीं याद रखेंगे, पीजीटी वाले थोड़ा समय मध्यकाल का याद रखिएगा, लेकिन समय काल बहुत कम पूछता है इस लेवल पे जाकर। ठीक है, पीजीटी में तो बिल्कुल नहीं। स्टार्ट करते हैं। दिया कि यूरोपीय मध्यकालीन कला को हम के तौर से 4 भागों में पढ़ने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से इसको भागों में बांटा गया, ध्यान रखें। और समय काल भी बताया गया, कैसे समय काल मिलेंगे, इर्द गिर्द दिखाई देंगे, किसी का समय काल एक समान मिलता है, उससे घबराना नहीं है, ध्यान रखिएगा। कि जो भी कलाएं होती है एक स्थान पे नहीं होती हैं, अलग अलग स्थानों पे होती हैं। तो अलग अलग स्थानों का मतलब होता है कि एक समय काल में बहुत सारी घटनाएं घटित हो सकती। अब ये नहीं कि केवल कलाओं के क्षेत्र में, जैसे हम लोग चित्रकला पढ़ रहे हैं, हम लोग आर्ट पढ़ रहे हैं, तो आर्ट पढ़ रहे हैं तो मध्यकालीन कला में केवल इतनी घटनाएं नहीं हुई है, इतिहास की दृष्टि से अलग हुआ होगा, भूगोल की दृष्टि से अलग हुआ होगा, ठीक है, इकोनॉमी की दृष्टि से अलग हुआ होगा, तो सबका अलग अलग पार्ट होता है। ना मत सोचिए कि बस इतने में ही दुनिया है। यानी इसमें मध्यकालीन अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसी समय काल में सारी एक्टिविटी हुई होगी, और हम उसमें केवल चित्रकला को बाहर लेकर आ रहे हैं और उसी को केवल हम पढ़ रहे हैं, उसी पे फोकस कर रहे हैं। कुछ कंटेंट आपको नए मिलेंगे, अच्छे नए मिलेंगे, कुछ कंटेंट आपको अपडेट मिलेंगे। देख लीजिएगा पिछली क्लास बेंजेंटाइन का या मध्यकालीन कला का और अब की क्लास देख लीजिएगा क्या डिफरेंट है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर कहते हैं मध्य युग के अंतर्गत 4 प्रमुख कलाओं को वर्गीकृत किया गया है, जिससे सबसे पहले आपका नाम आता है आरंभिक ईसाई कला। ध्यान रखें, ईसाई से संबंधित शुरुआती दौर में जो कलाएं हमारी होती है, यूरोपीय मध्यकाल में शुरुआत होती है, जिसका समय काल है 100 से लेकर 600 ईस्वी तक। ध्यान रखिए क्या है, तो 100 से लेकर मतलब 600 ईस्वी, इस समय काल को थोड़ा देख लो। ये आरंभिक ईसाई काल है और जस्ट इसके नीचे बेंजेंटाइन काल है, कि जो 400 दिया है तो इसके मध्य में तो ही आएगा। तो घबराना नहीं है, अलग अलग स्थानों पर जो हमारी कलाएं हैं उसको मध्यकालीन कला के अंतर्गत रखा गया। जैसे मध्यकालीन कला के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं पाल शैली को, जैन शैली को, तो पाल शैली को देखते हो ना कि कभी हम पढ़ते हैं 8,730 से लेके 1197, 8वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी हम लोग पढ़ते हैं पाल शैली। 11वीं से लेकर 15वीं पढ़ते हैं तो 11वीं का भी समावेश हो गया, क्योंकि उसी मध्यकाल में हमारी कलाएं पश्चिमी में यानी गुजरात में जैन शैली या भ्रंश शैली विकसित होती है। सेम उसी तरह भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कलाएं एक ही समय काल में विकसित हो सकती है। तो घबराना नहीं है कि सर यहाँ पे 100 से लेके 600 हो गया तो यहाँ पे 400 कैसे हो गया। स्थान चेंज है भाई, परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, लेकिन समय काल आपको ध्यान रखना है, थोड़ी बहुत बारीकी देख लेंगे तो सही है। एक समय काल में आपको ध्यान रखें, बेंजेंटाइन का गोथिक का ही पूछता है, थोड़ा एक बार देख लेंगे। तो इसका समय काल हो गया बेंजेंटाइन का 400 से लेके 1500 ईस्वी तक है। ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है, इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग मध्यकालीन में आ गए हैं। तो मध्यकालीन में अगर हम पढ़ेंगे तो ईस्वी में ही पढ़ेंगे, ना कि हम ईसा पूर्व में पढ़ेंगे। आजकल ईसा पूर्व में कहीं देखा होगा कि मध्यकालीन कहीं पढ़ा होगा? कहीं भी नहीं, आप ईसा पूर्व में मध्यकालीन को नहीं पढ़ पाए। आज जब हम आते हैं मध्य का ईसा पूर्व में, ईस्वी में जब हम आते हैं तो उसमें हमारा मध्यकाल मिलता है। उससे पहले ईसा पूर्व में मध्यकाल का चर्चा नहीं किया जाता है, उसमें हम केवल प्रागैतिहासिक में मध्य पाषाण काल हम मेंशन करते हैं, लेकिन मध्यकाल हम कभी मेंशन नहीं कर सकते हैं। मेंशन केवल हम मध्यकाल ईस्वी में ही कर सकते हैं, ना कि ईसा पूर्व में कर सकते हैं। तो भी देख लीजिए, समझने वाला फैक्ट है। जब ऐसा प्रश्न पूछता है ईसा पूर्व आता है तो हम उसको कैसे डिवाइड कर ले, उसको कैसे उसको हम सॉल्व कर ले। ठीक है, बेंजेंटाइन कला देखेंगे तो 400 से लेके 1500 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। और रोमनस्क कला देखेंगे 11वीं से लेके 12वीं शताब्दी समय काल है, और जन्म 12वीं, विकास 13वीं शताब्दी का नाम आता है। इसको भी थोड़ा बारीकी पर समझ लेंगे। फिर देखते हैं क्या दिया कि आरंभिक ईसाई कला क्या है। तो शुरुआती दौर में जो आरंभिक ईसाई कला थी किस किस घटनाओं पर आधारित थी, तो इसका समय काल कभी भी लिख सकते हैं। जब रोम की कला समाप्त होती,
ठीक है, जब रोम की सभ्यता समाप्त होती है तो सभ्यता से ईसाई धर्म का जन्म हुआ। किससे होता है? तो कह सकते हैं कि जब रोम की कला समाप्त होती है तो सभ्यता से ईसाई धर्म का जन्म हुआ, और ईसाई कला के आरंभिक समय में अधिकांश जो भित्ति चित्र बने हैं रोमन कला के अनुरूप के आधार ही बनाए गए थे, इसीलिए इसको आरंभिक ईसाई कला कहा जाता है। रोम की सभ्यता की समाप्ति के बाद, रोम की समाप्ति के बाद जो सभ्यता थी ईसाई, उसी सभ्यता से ईसाई धर्म का जन्म होता है। और वही आरंभिक जो चित्र बनते हैं, भित्ति चित्र बनते हैं, वो रोमन के तर्ज के अनुसार बनाए जाते हैं। इसलिए इसके हम ध्यान में रखते हुए इस काल को हम आरंभिक ईसाई काल के नाम से संबोधित करते हैं। जैसे इसमें भी लिखा है कि रोम समाप्त होते ही सभ्यता से ईसाई धर्म का जन्म हुआ, और ईसाई धर्म के आरंभिक समय में अधिकांश जो भित्ति चित्र थे, ध्यान रखिए इसमें मेंशन करता है भित्ति चित्र, और भित्ति चित्र में ध्यान रखिए मध्यकालीन में हम भित्ति चित्र को पढ़ते हैं, लेकिन भारतीय में मध्यकालीन में हम लघु चित्रों को पढ़ते हैं। दोनों में थोड़ा एक को रिलेट करके हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किसी को लेवल में लिखना होगा कहीं और भी तो इस तरह भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। किसी को समझाना होगा तो ऐसे भी समझा सकते हैं, यूरोपीय मध्य और आपको भारतीय मध्य में ध्यान रखिएगा। अब भित्ति चित्र रोमन कला के अनुकरण के आधार पर ही बने, रोमन कला के अनुकरण के, रोमन कला समाप्ति हो गई है, फिर भी उसी के अनुकरण के अनुसार ही कलाएं बनी हैं आरंभिक ईसाई काल में। ठीक है, समय काल 100 से लेकर 600 ईस्वी। ईसाई धर्म के प्रथम और प्राचीन जो चित्र मिलते हैं वो भूमिगत समाधि गुफा में भित्ति पर अंकित अवस्था में प्राप्त होते। किसके? तो ईसाई धर्म के प्रथम और प्राचीन, प्रथम जो होता है वही प्राचीन होता। पहला पुत्र कौन हो जाएगा भाई? तो पहला पुत्र वही होगा जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा तो सबसे एज उसकी ज्यादा होगी तो प्राचीन हो जाएगा। तो प्रथम प्राचीन में कोई डिफरेंट नहीं है, जो प्रथम है वही प्राचीन आपका कहलाएगा, ध्यान रखिए। फिर कहते हैं समाधि गुफा में कैटाकॉम्ब का नाम आता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर बनाई जाता है, जिसको हम कैटाकॉम्ब के नाम से जानते हैं, समाधि गुफा कैटाकॉम्ब, ध्यान रखिए। ठीक है, ये क्या है? तो ये जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर बनाई गई आकृति है, चाहे बनाई गई एक कला है, इसको हम कैटाकॉम्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्या दिया है। यह कि आरंभ में रोमन शासकों के भय के कारण तो ईसाई धर्म बहुत गुप्त था, यानी कह सकते हैं कि आरंभ में जो रोमन शासक के भय के कारण ईसाई धर्म बहुत गुप्त था, यानी उजागर नहीं था, हर क्षेत्रों में एक्टिव नहीं था। ठीक है, और इसके प्रचार में धार्मिक चित्रों को प्रतीकों के आधार पर अंकित किया जाता था, यानी हम इस कला को, ईसाई कला को हम कैसे आगे बढ़ाएं। जैसे अभी देखिए भारत में अशोक का नाम आता है कि बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था, भाई प्रचार करा। तो ये भी कह सकते हैं कि ईसाई धर्म के प्रचार में धार्मिक चित्रों को प्रतीक के आधार पर उन्हें अंकित किया था प्रचार करने। जैसे हम कह सकते हैं ईसाई धर्म में मयूर को भी अंकन किया है। मयूर का क्या प्रतीक है भाई? तो ईसाई धर्म में मयूर को ईसा के अमर होने या अमरत्व का प्रतीक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अमरत्व का प्रतीक के तौर पे हम मानते हैं किसमें? आरंभिक ईसाई काल में मानते हैं। किसको मानते हैं भाई? तो मानते हैं मयूर को, ध्यान रखिए, तो मानते हैं मयूर को मानते हैं। लेकिन अमरत्व की कला का संबंध पूछता है तो अमरत्व की कला, अंत्येष्टि की कला जो नाम आता है, और मिस्र की कला को हम कहते हैं क्या? अंत्येष्टि की कला या अमरत्व की कला कहते हैं। लेकिन अमरत्व का प्रतीक जो माना गया है वो आरंभिक ईसाई काल में मयूर को माना गया। ठीक है, फिर देखिए क्या दे, कबूतर क्या जीवात्मा का प्रतीक माना गया है आरंभिक ईसाई काल में, या ईसाई काल की बात करते हैं कि ईसाई कला में क्या इनको माना गया है, उसी के अनुरूप इसको हम चूज करेंगे। मछली ईसा के प्रारंभिक प्रतीकों में से एक, रोटी से भरी टोकरी ईसा के शरीर, प्रकृति आदि का ही एक मछली का प्रतीक माना गया आरंभिक ईसाई का। होता क्या है इसको समझ लेंगे थोड़ा। जैसे कहने का मतलब है कि हम इसको कैसे किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में रोमन शासकों के भय के कारण ईसाई धर्म बहुत गुप्त था, यानी बाहरी उजागर तौर पे हम कला का प्रचार नहीं कर सकते थे उस समय की बात। जब नहीं करेंगे तो इसी को प्रचार करने के लिए कुछ चीजों को हम अपना प्रतीक मान कर लोगों तक पहुंचाएंगे कि मयूर जो है वो ईसा के अम्र होने का प्रतीक माना गया है, अमृत होने का प्रतीक माना गया है। जो कबूतर है वो जीवात्मा का प्रतीक माना गया है। और कह सकते हैं कि मछली क्या है, तो ईसा के प्रारंभिक दौर में, ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक प्रतीकों को दर्शाने के लिए क्या माना गया? मछली का प्रतीक माना गया है। ये सब कुछ ईसाई धर्म में प्रचार प्रसार करने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं कि
ईसा मसीह का जीवन चरित्र न्यू टेस्टामेंट के आधार पर चित्रित किया गया था। न्यू टेस्टामेंट के आधार पर, यानी जो शुरुआती दौर के बाद भी हमारी कलाएं आगे बढ़ रही है, न्यू टेस्टामेंट के अनुसार पर ईसा मसीह का जीवन चरित्र को चित्रण किया गया था। इसमें तो आरंभिक ईसाई काल। फिर क्या दिया है, अब देखते हैं। कॉन्स्टेंटाइन का एक शासक नाम आता है, ये ध्यान रखिए, शासक ये है, ठीक है। रोम में ही आपका एक कुस्तुनिया का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है, रोम में ही नाम आता है कुस्तुनतुनिया, सुना है? रोम में ही नाम आता है, रोमन साम्राज्य में इसका नाम आता है, कुस्तुनतुनिया का स्थान है, ठीक है। सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा, चलिए कभी अगर किसी कोई इतिहास पढ़ेंगे तो सुनेंगे इसका नाम। बहुत एक प्रसिद्ध नाम है, यहाँ से बहुत बहुत को रिलेट किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब कंस्टेंटाइन यहीं पे एक शासक था। रोम की कला में अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए, ये इतिहास की दृष्टि से इसका नाम आता है कुस्तुनतुनिया का, ठीक है। सुना है ना? सुना है, केवल पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा, कोई वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा। तो कंस्टेंटाइन का नाम देख लेंगे कि जन्म देखेंगे 274 ईस्वी और मृत्यु 337 ईस्वी। इसकी मृत्यु शासनकाल ये नहीं पूछा, बस लिख दिया गया कि थोड़ा भवकाल बना रहे। भवकाल क्यों बना रहे? क्योंकि हम आपको आरंभिक ईसाई काल पढ़ा रहे हैं, और आरंभिक ईसाई काल का समय काल है 100 से लेके 600 ईस्वी के मध्य है। तो जितने भी कार्यक्रम होंगे, जितने भी नाटक होंगे, जितने भी इस कला का प्रचार प्रसार होगा, इसी के समय काल के अंदर ही होगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसको समझ लें। कंस्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया। एक शासक आया, और जब धीरे धीरे कलाएं हमारी सब कुछ बढ़ती गई, जैसे कबूतर में जीवात्मा का प्रतीक है, मयूर जो माना गया है, ध्यान रखिएगा, इसका अमृतत्व का प्रतीक माना गया है। ये सब कुछ अगर प्रचार प्रसार हो गया है, तो प्रचार प्रसार होने के उपरांत जो शासक आएगा वो राजकीय धर्म घोषित कर देता है। इसको, तो ईसाई धर्म को। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा क्या कि कंस्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया, और इसी बेंजेंटाइन नगर को धर्म प्रचार प्रसार को कला का प्रमुख केंद्र भी बनाया था। अब वहां पे केंद्र बनाया था, तो बनाने के उपरांत आरंभिक ईसाई कला चल रही थी, और जब वो कलाएं और आगे बढ़ती गई तो एक स्थान पे बढ़ती गई, एक नहीं होता, एक पार्टिकुलर स्थान पे, उसी स्थान पे बढ़ी, और उसी को बाद में एक और कला शैली नाम मिल गया जिसका नाम आता है बेंजेंटाइन कला। नाम सुना होगा, ठीक है। अब लगभग 800 वर्षों तक बेंजेंटाइन कला ईसाई धर्म का प्रमुख साधन बनी रही। अब ये भी ध्यान रखिएगा, अगर हम मध्यकाल में पढ़ रहे हैं तो मध्यकाल में चारों जो शैलियां हैं वो ईसाई धर्म से ही संबंधित दर्शाती है, चाहे उसके बारे में ही बताती है, उस कला के बारे में, स्थापत्य के बारे में। और कला का हम मेंशन करते हैं तो भित्ति और दीवारों पे जो चित्रकारी किया गया है, और स्थापत्य भी चित्रकारी कलाकृति किया गया है, तो कला में इन दोनों को हम समाहित कर सकते हैं। इसका नाम ध्यान रखिएगा, यह कि इस कला का प्रमुख केंद्र बेंजेंटाइन होने के कारण इसको बेंजेंटाइन कला भी कहा गया था। मैंने अभी बताया आपको, भाई सिंपल एक स्थान पे कलाएं हमारी फैल रही है, उसी तौर पे एक स्थान मेरा विशेष हो गया, वहां पे कलाएं हमारी और अच्छे से फैल रही है, तो हम नाम देते हैं जिसमें बेंजेंटाइन कला, तो आगे चल के अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है बालक। अब इसमें किसी को डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। इतने में थोड़ा समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो नहीं समझ पा रहे होंगे तो कुछ और तरीका अपनाया जाएगा, ठीक है। ये तो फिर 2-4 दिन छुट्टी लेके वहीं चले जाएंगे हिमालय पे। भगवान लक्ष्मण जी के लिए जो बूटी लाए थे हनुमान जी, खाली बूटी भी लाने का प्रयास करेंगे अगर इस तरह। बाकी आप लोगों को तो पता ही है कि अगर इस तरह समझ में नहीं आएगा तो कहेंगे कि सर उस तरह नहीं, यूट्यूब पे बहुत बूटी मिल जाती है, पाओ भर भर के लो बूटी भैया, क्या यही है वो है, ठीक। पेपर दे के आना कभी और कहना कि सर कितना मजा आया था, क्या सर यूट्यूब पे पढ़ करके, क्या बूटी लेने में बहुत मजा है आजकल भाई। एक एक क्वेश्चन को लोग, ठीक है, नहीं होता, एक ही क्वेश्चन को लोग 10 प्रकार के दही मट्ठा कर रहे हैं। कोई हम भी ग्रुप में कभी कभी घूम लेते हैं, तो एक क्वेश्चन का इसका ये होगा, आयोग ने ये माना है, इसको ये माना है, क्या उसमें भाई जानकारी है इतना सा और बोलना है इतना सा, कर लो। हम देखते हैं कभी कभी बहुत अजीब लगता है, और बाकी उसमें भी लोग खुश रहते हैं, अरे नहीं ये सही है,
ये सही है, हम भी कहते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। इसको ये माना है, इसको वो माना है, इसको ये माना है। ये भाई 4 साल से तैयारी कर रहे हो, एक प्रश्नों पे टिके नहीं हो। 4 साल तो हो गया तैयारी करते, 21 22 23 24 25, अच्छा चल रहा है। 4 साल मान लो, 22 23, 4 साल से अगर आप भी इसी डाउट में फंसे हो, इसका आंसर हो गया, तो क्या मतलब है पढ़ने से? 4 साल पढ़ के क्या किए? इससे बढ़िया तो कुछ, अगर हम कंपनी में कमाते, अगर 20,000 मिलता तो 40,000 हो जाता, दुगुनी पेमेंट हमारी हो जाती 4 साल में, मेहनत करते। कहीं और कमाते तो और ज्यादा हो जाती। ये देखते हो कभी? अच्छा, कभी आपने देखा है, आज तक तैयारी करने वाले टीजीटी आर्ट के हो, चाहे कहीं के भी तैयारी करने वाले बच्चे हो, वो जितनी जगह पढ़ेगा उतना डाउट अपने पास रख ले। और देखो एक बात बताएं, अगर आपको नहीं पता है तो हमारे क्लास में भी कोई बच्चा है ना, हमसे भी पढ़ रहा है, अगर वो यूट्यूब पर आ गया तो आपको हमसे भी बेहतर वो लगेगा कि वो अच्छा पढ़ा रहा है। जानते हो क्या है? क्योंकि आपके अंदर एक नाम का कोई चीज, कि आपको चाहिए कि क्या कंटेंट मिले कि एग्जाम में पूछ ले, और जो रखे हो ना, वही कंटेंट है कि वही एग्जाम में पूछेगा। लेकिन आप उस पर बिल्कुल फोकस नहीं, जितना नया मिले, पीडीएफ मिले ले लो, पीडीएफ मिले ले लो, ये ले लो। क्या जरूरत है भाई, जो रखे हो उसको पढ़ लो। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी हमारे पास रहती है, लेकिन हम बाद में उसको परख पाते हैं, अरे मेरे पास तो हीरा था और मैं कोयले की खदान में गया और काला भूत बन करके आ गया। ऐसा होता है भाई, ऐसा एग्जाम में भी हुआ है। कुछ बच्चों को चोट लगी थी 2021 के टीजीटी में, कुछ क्वेश्चनों को लेकर के उनसे पूछना, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल तैयार हैं। भाई हमको इस बार कुछ करना है, 46 सीट है, तो 46 सीट में से करना है, कुछ मजबूती से करना है, सबसे अलग क्यों नहीं सोच। सिलेक्शन लेने वाला जो व्यक्ति तैयारी करता है, बढ़िया बढ़िया नौकरी पाता है जैसे अभी भी, तो उनका नाम कब होता है? तब उनके बारे में जानते हो कि वो 12 घंटा 14 घंटा पढ़ता है। उससे पहले तो नहीं जानते हो, तो उससे पहले क्या बोलोगे? ये यूट्यूब पे जितने भी घूमने वाले हैं ना, वो सब धुआं हो जाएंगे, देख लेना। यूट्यूब के जितने भी स्टार हों, हले का 20 125 क्वेश्चन हल करा रहे हैं तो सर 120 बता दे रहे हैं, एग्जाम हॉल में बिल्कुल धुआं हो जाएगा, उसको पता भी नहीं। देख लेना, हम भी यही बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान उतना ही है जितना वो चाहता है भैया कि हम, और कुछ नहीं। ठीक है भाई, हम नहीं बोल, हम भी जले पड़े हैं इससे पहले अपने वाले एग्जाम में भाई। क्या बोले, हम देखते हैं, हम अपने ग्रुप में देखते हैं कभी कभी क्वेश्चन को लेके इतना डाउट, यहाँ पे ये है, इसमें ये दिखा है। हम कहे जाओ भैया मत मानो, क्या दिक्कत है, टीजीटी का एग्जाम देकर आना, फिर देखना, उसमें देखा जाएगा। अब उसका एग्जाम कब होगा एक बार नोटिस देख लीजिएगा। हम इस पे विश्वास, मतलब हम इस पे चर्चा नहीं करते हैं कि इसका एग्जाम कब हो रहा है, ना यूट्यूब पे कभी आके हम वीडियो, यहीं क्लास करा लेते बहुत है। इतना नहीं, मतलब हम कह रहे हैं भाई अपना कंटेंट, कभी आप समझोगे ना कि मेरे पास हीरा था, नोट्स था आपके पास, और अपना नोट्स बनाकर कुछ दूसरे के नोट्स के ऊपर जाना। हमारी भी क्लास से बच्चे सिलेक्ट होंगे, नहीं नाम अभी नहीं जारी करेंगे, लेकिन बच्चे हो सकते, बच्चे हो, सब लोग तो भाई कोई कोचिंग से कहता है कि हमारे ही क्लास के, और हमारे बच्चे क्लास में होंगे, और ये भी जाके यूट्यूब पे भी बताएंगे, सर हम आपके में भी से पढ़े हैं, सर हम आपसे भी पढ़े हैं, सर आपका क्विज भी लिए हैं, सब आपका ये लिए हैं, सब आपका ये ज्वाइन किए हैं, आपका क्विज से हमने सिलेक्शन ले लिया है। बच्चे हमारे क्लास से भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बोल देना, लेकिन हमारे यहाँ भी बोल देना भाई। ठीक है, हमारे यहाँ भी बोल देना कि सर हुआ है, क्योंकि पढ़ाना अच्छी बात है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा, हम पढ़ेंगे मध्यकालीन कला के बारे में, और मध्यकालीन कला के बारे में देख लें, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग समझ जाइए। अगर नहीं समझ में आएगा तो वहाँ पे टोक लगा दीजिएगा कि सर समझ नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ और डीप पढ़ाने का कोशिश करूँ। फिर देखेंगे, इस कला में गिरजाघरों का निर्माण व उसकी स्थापना व उनके साज सज्जा, साज सज्जा हम किससे करेंगे भाई? साज सज्जा हम भित्ति के माध्यम से ही कर सकते हैं। और देखिए, इस कला में ईसाई धर्म से संबंधित हम भित्ति चित्रों का ही निर्माण कर सकते हैं, कोई दूसरा हम लेकर नहीं आएंगे। भव्य स्तर पर आरंभ हुई, और इस कला में यथार्थ की जगह पर अलंकारिकता। यथार्थ का मतलब होता है
जो प्रामाणिक हो, जिसको हमने देखा उसी को कह दिया, वो मेरा यथार्थ कहलाता है। अलंकारिकता का मतलब होता है कि किसी एक कहानी को हम विस्तृत कर दें, उसी को हम अलंकरण कहते हैं। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। बेंजाइंटाइन कला पूर्णतः सम्राट की सेवा में समर्पित थी। बेंजाइंटाइन कला क्या थी? सम्राट की सेवा में समर्पित थी। भाई कैसे थी उसको भी समझ लेते हैं। और रोम तथा रेवेन्ना कह सकते हैं, ठीक है, कि गिरजाघरों में बेंजाइंटाइन कला संबंधित उत्कृष्ट चित्र देखने को मिलते हैं। बेंजाइंटाइन कला से संबंधित उत्कृष्ट चित्र हमको देखने को मिलते हैं रोमन की, या रोम में भी ध्यान रखिएगा। बेंजाइंटाइन कला मणिकुट्टिम पद्धति के लिए विशेष प्रसिद्ध थी। अब अगर आपको ओभर मध्यकालीन कला में पूछता है कि मणिकुट्टिम विधि क्या होती है, मोजाइक या मोजाइक के नाम से जिसको जानते हैं, इसको एक बार समझ लेंगे। इसमें अब समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। इसमें दिक्कतें क्या होती है नहीं समझ पा। जैसे मणिकुट्टिम विधि कैसे होती है, जैसे कुछ हमको आकृति बनाना हो, तो एक छोटा हम रंगीन कांच का टुकड़ा, ये ब्लैक ले लिए, उसके बाद से हमने ऐसा ले लिया, रेड ले लिया, और बड़ा बड़ा बना देते, तो फिर आप समझ नहीं पाए। अभी बना देते हैं, क्या कर देते, तो अच्छे लगे। तो इस तरह हो गया, ये हो गया एक कलर। ऐसे इसको भी हमने प्रयोग कर दिया, ऐसे इससे भी हमने ले लिया इस कला को। ठीक है, अब ऐसे भी हमने ले लिया, इस तरह से हम कुछ कलाकृति बना दिए। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ कलाकृति इसमें बना दिया। अब इसी को नाम हम मणिकुट्टिम देंगे। छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े, या छोटे छोटे कह सकते हैं कि संगमरमर के टुकड़े, जब आपस में मिलाकर के ये कलाकृति बनाएंगे, उसको मणिकुट्टिम या मोजाइक कहते। देखा होगा आप लोगों को मैं बहुत दिखाया था इससे पहले वाले में। बाकी अगर मिलेगा इसमें पीडीएफ में ऐड किया होगा, जहां तक उम्मीद है ऐड किया गया होगा, उसमें हम आपको दिखा देंगे कि मणिकुट्टिम क्या होता है। समझ गए होंगे। इसमें समझ लीजिएगा छोटे छोटे संगमरमर के टुकड़े हो सकते हैं, कांच के टुकड़े हो सकते हैं, उसकी कलाकृति के माध्यम से बनाएंगे तो हमारा कहलाएगा क्या? मणिकुट मोजाइक या मोजैक कहलाएगा। जब रंगीन कांच की खिड़कियां आती है, तो रंगीन कांच की खिड़कियां ध्यान रखिएगा, गोथी कला हमारी विशेष तौर से जानी जाती है। और प्रारंभिक दौर जो हमारा होता है इसका, तो रंगीन कांच की खिड़कियां का जो शुरुआत होता है वो बेंजाइंटाइन कला में अस्तित्व, शुरुआत या प्रारंभ या न्यू की बात करता है, तो बेंजाइंटाइन कला का नाम ध्यान रखिएगा। अब इतना हमने शब्द बोल दिया। अब यही कोई कहता है कि सर नहीं होता है, तो एक मेरी बात समझ, आप ही सिंपल बताओ कि रंगीन कांच की खिड़कियां क्या बोलते हैं? अस्तित्व में आई। अस्तित्व का मतलब समझते हो क्या होता है भाई? अब देखो, अब इसी को यूट्यूब वाले अलग बताएंगे, और कोई अलग बताएगा अस्तित्व का मतलब क्या होता है। अस्तित्व में आई मतलब शुरुआती दौर में आई, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं? न्यू कर सकते हैं। इसी को हम कह सकते हैं प्रारंभ कह सकते हैं। आरंभ ही कह सकते, प्रारंभ कह देते हैं। ये कर सकते हैं। रंगीन कांच की खिड़कियां अस्तित्व में आई, नींव पड़ी, प्रारंभ हुई, या सबसे पहले देखने को मिलता है, ये भी पूछ सकता है। ये आपका समानार्थी शब्द है, सबसे पहले देखने को मिलता है। अब ये शब्दों का मतलब केवल एक ही है। अब इसमें आपको एग्जामिनर कैसे देता है, इन किन शब्दों का प्रयोग करके देता है, उसकी अलग बात है। जब आपसे ये पूछता है कि रंगीन कांच की खिड़कियों का संबंध किससे है, अब देखिए संबंध किससे है। जब इसमें पूछता है तो देखो इन शब्दों का प्रयोग किया है क्या? इनका बिल्कुल नहीं किया है। और आपको छोटी सी बात पता है कि सर्वश्रेष्ठ रंगीन कांच की खिड़कियां जो प्रसिद्ध है, सर्वश्रेष्ठ रंगीन कांच की खिड़की अगर पूछता है कि प्रसिद्ध है, उसमें किसमें नाम आता है? तो गोथी कला का नाम आता है। ध्यान रखिए किसका नाम आता है? तो गोथी कला का नाम आता है। अब देखिए ना सर्वश्रेष्ठ मेंशन किया है, ना अस्तित्व मेंशन किया है, ना न्यू मेंशन किया, ना प्रारंभ मेंशन किया, ना जो सबसे पहले देखने को मिलता है, इन किसी का मेंशन नहीं किया है। तो उस कंडीशन में अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि रंगीन कांच की खिड़कियों को संबंध क्या है, तो यहाँ पे हम गोथिक लगाएंगे आंख बंद करके, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कुछ अलग कोई बताता है तो उस पर विश्वास मानिएगा, लेकिन मेरा ये फैक्ट है, और थोड़ा हट के पढ़ लीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, और कहाँ पे इस प्रश्न में हम गलत करते हैं उसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, अब बताएंगे। ये समझ में आ गया? रंगीन कांच की खिड़कियां। अब ऐसा ही पूछता है कि मणिकुट्टिम का प्रयोग हुआ था सबसे पहले, सर्वश्रेष्ठ, महत्वपूर्ण, तो सिंपल एक काम आता है, बेंजाइंटाइन कला आंख बंद करके। कोई कंफ्यूजन नहीं। बताओ भैया, इतने में किसी को डाउट हो तो बोल सकता है।
अगर डाउट नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? समझ गए तो बोलो हाँ, नहीं समझे तो बोलो ना। बताओ भाई। अगर आप नहीं समझोगे ना तो फिर इस शब्द का मतलब समझ जाओगे तो अच्छी बात, तो बस आपका ये सर्वश्रेष्ठ अलग बात है। सर नहीं समझ, नो डाउट, अच्छा नो डाउट। हमको लगा कि नहीं सर नहीं समझ में। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छा फैक्ट है, क्योंकि इसमें घबराना नहीं। समानार्थी शब्द आपसे पूछता है, ये पूछेगा तो समानार्थी में इसका प्रयोग करेगा, कुछ अलग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमने बता दिया कि कैसे कैसे आपको मेंशन कर। ठीक है, ये मैंने आपको बता रहा था। अब देखिए क्या, देखिए बेंजाइंटाइन कला पूर्णतः सम्राट की सेवा में समर्पित थी, और रोम तथा रेवेन्ना के गिरजाघरों में बेंजाइंटाइन कला संबंधित उत्कृष्ट चित्र हमको देखने को मिलते हैं। इसमें बेंजाइंटाइन कला की बात की। अब देखते हैं बेंजाइंटाइन कला मणिकुट्टिम पद्धति के लिए भी विशेष प्रसिद्ध थी। मणिकुट्टिम का मतलब मैंने आपको बता दिया था, मणिकुट्टिम से स्टार्ट हुआ, मैंने बहुत कुछ बता दिया, वो भी क्लियर हो गया। फिर क्या देखिए, इस शैली में रंगीन कांच की खिड़कियां की कला अस्तित्व में आई थी। बेंजाइंटाइन कला में रंगीन कांच की खिड़कियां अस्तित्व में आई थी, और अस्तित्व का समानार्थी मैंने आपको यहीं पे बताया था कि इसका समानार्थी क्या क्या आपको लिखना है बालक, आप देख लीजिएगा। अस्तित्व, नींव, प्रारंभ या सबसे पहले देखने को मिलता है, समानार्थी है। ऐसे उसके जगह पे अगर पूछ देता है तो हमारा बेंजाइंटाइन ही आंसर होगा। अगर कुछ इनमें से चारों को मेंशन नहीं पूछता है, केवल रंगीन कांच की खिड़कियों का संबंध है, किससे संबंध है, किस कला से संबंध है, उसमें गोथिक का नाम आता है। बस सर्वश्रेष्ठ भी मेंशन कर दे तो गोथिक का नाम आता है, लेकिन इन चारों बालकों का मेंशन कर दे तो आपका आंसर बेंजाइंटाइन हो जाता है। ये मैंने आपको बता दिया, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। फिर क्या दिया है, देखिए बेंजाइंटाइन कला में देख लेंगे। बेंजाइंटाइन कला सम्राट जस्टिनियन का नाम सुना होगा। 527 से लेके 565 के मध्य के समय में ये चरमोत्कर्ष काल में थी बेंजाइंटाइन कला। 400 से लेकर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या दिया कि इसके समय काल निर्मित हेगिया सोफिया चर्च भव्य उदय का उदाहरण हमको देखने को। किसके समय काल में? जस्टिनियन के समय काल में। और टीजीटी वाले नहीं, लेकिन पीजीटी वाले इस पॉइंट को याद रखिएगा कि हेगिया सोफिया चर्च जो बना था वो जस्टिनियन के समय काल में बना था। उतना ही नहीं, यूजीसी नेट वाले भी इस प्रश्न को याद रखिएगा, और इस प्रश्न को समय के साथ याद रखिए, क्योंकि हो सकता है कि इसको समय के अनुसार बांटे। अभी हमने बताया था कंस्टेंटाइन का नाम आया था आरंभिक ईसाई काल में। तो आरंभिक इसको क्रम से सजाने के लिए देगा यूजीसी नेट वालों को। तो आरंभिक ईसाई काल में कंस्टेंटाइन का नाम था, जो पहली से लेकर 6वीं शताब्दी यानी 4थी शताब्दी के मध्य हमने देखा था, और इसको हम 6वीं शताब्दी के मध्य देख रहे हैं। तो क्रम से आपको सजाने के लिए भी दे सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। यूजीसी नेट और जीआरएफ वाले केवल, बाकी ये जो लोग हैं पीजीटी में क्या याद रखना है कि हेगिया सोफिया चर्च का निर्माण किसने कराया था? जस्टिनियन ने कराया था। बाकी टीजीटी वाले केवल जो मैंने बताया था अस्तित्व में आई थी, सर्वश्रेष्ठ है, उस लेवल को याद रख लीजिएगा, उस लेवल को वहीं पे पूछे। यही आपका हेगिया सेफिया सोफिया ये चर्च आपका है, थोड़ा देख लीजिए। दिख रहा है? समझ में आ रहा हो तो समझ लीजिएगा, बाकी एक बार और देख लेंगे पीडीएफ के माध्यम से तो वो क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया है, देखिए ये मूर्ति भंजन कला है, ध्यान रखिएगा। और जस्टिनियन के बाद में 7वीं से लेकर 12वीं सदी के मध्य का समय काल है, मूर्ति भंजन काल कहलाता है। और इस समय के शासक लियो वंश के थे, और शार्लमैन ने इसी समय के चित्रों की आकृतियों के अंकन पर पाबंदी लगा दी। मूर्ति भंजन काल क्या कहलाता है तो एक बार समझ लीजिएगा, इस पॉइंट में सारा पॉइंट आपका लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है देखिए, ये भी मूर्ति भंजन काल है, ये देख लीजिएगा। लिखा है कि जस्टिनियन के बाद, अभी जस्टिनियन हमने बताया था 527 से लेके 565 के मध्य। अभी कहेंगे सर कहाँ बताए थे, तो देख लो भैया, ये मैंने जस्टिनियन 527 से लेके 565 मध्य मैंने बताया था। अब क्या यहाँ पे लिखा है, इसी पॉइंट को समझना है कि जस्टिनियन के बाद यानी 7वीं से लेके 12वीं सदी के मध्य क्रम से हम चल रहे हैं। कहाँ से चल रहे हैं? तो 400 से चल रहे हैं, कहाँ तक? 1500 के मध्य चलेंगे। किसमें भाई चलेंगे? तो हम लोग चल रहे हैं बेंजेंटाइन कला में। जस्टिनियन 527 से लेके 565 उसका समय काल हो गया, लेकिन कह रहा है कि जस्टिनियन के बाद यानी 7वीं से लेके 12वीं सदी के मध्य मध्य का जो समय काल होता है वो मूर्ति भंजन काल कहलाता है।
क्या कहलाता है? तो मूर्ति भंजन काल कहलाता है। यानी इस समय के शासक लियो वंश के थे, जिसका नाम था शार्लमैन। और शार्लमैन ने इसी समय के चित्रों की आकृतियों के अंकन पर पाबंदी लगा दिया। यानी चित्र नहीं बनेंगे, पाबंदी लगाने में था शार्लमैन। किस वंश का था? तो लियो वंश का था। यहां से एक प्रश्न पूछा गया था पीजीटी में। तो पीजीटी में अगर इस प्रश्न को पूछा है तो इस पॉइंट को थोड़ा हम लोग टीजीटी के लिए भी लाइट रख लेंगे। हाँ, आकृति पे रोक लगी थी भाई, की आकृति बनाना निषेध है यहाँ पे। तो प्रश्न कैसे पूछेगा कि बेंजामिन कलम किसके समय आकृति पे यानी चित्र बनाने पे निषेध किया गया था, पाबंदी लगाया गया था, रोक लगा दिया गया था, यानी चित्र निर्माण बंद कर दिया गया था। ऐसे प्रश्नों को आपको लपेट लपेट के बनाएगा, तो आप घबराइएगा मत, ये आपके समानार्थी हैं, उसके इर्द गिर्द आप लोग पढ़ सकते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं। ठीक है, कितना हो गया ये देख लीजिए। फिर क्या दिया है कि बेंजामिन कला द्वितीय स्वर्ण कला आपका आता है 12वीं से लेकर 13वीं सदी में था, जब आकृति चित्रण पुनः अस्तित्व में आया था। बंद किया था शार्लमैन ने। और बंद कब किया था, इस पॉइंट को देखना है कि 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य में मूर्ति भंजन काल कहलाता है बेंजामिन कला में। लेकिन उसके बाद से भी हम कह सकते हैं कि चित्रों का जो स्वर्ण कला आता है वो 13वीं शताब्दी में हमारा स्टार्ट हो जाता है। देख लीजिए क्या दिया है, तो 12वीं और 13वीं सदी में था। अब ब्राह्मी का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मी का मतलब कि हमारा टोटल 1200 ही हो जाएगा भाई, 1150 भी चला जाएगा, क्योंकि मूर्ति भंजन काल समय काल आपका उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, बेंजामिन कला प्रतीकात्मक थी, प्रतीक के अनुसार ही बनाई गई थी बेंजामिन कला, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से इसकी विषय वस्तु थी धर्म से संबंधित। बेंजामिन कला किससे थी? तो धर्म से संबंधित थी। भले आकृतियों पर निषेध किया गया था, धर्म को बचाने के लिए निषेध किया गया था, ठीक है, आकृतियों पे, लेकिन धर्म पे निषेध नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा। फिर देखेंगे इस काल में मोजैक एवं भित्ति चित्रों के अस्तित्व पुस्तक अलंकरण की कला पर विशेष महत्व। फिर बात करते हैं कि बेंजामिन कला का अंतिम महान कलाकार था एल ग्रेको। ठीक है, और बेंजामिन कला को महिषी कला भी हम कहते हैं। भाई ईसाई से संबंधित है तो महिषी कला के नाम से हम संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, किसको? तो हम बेंजामिन कला को। और बेंजामिन कला में पीला रंग स्वर्ण रंग का प्रतीक माना, क्या माना गया है? तो पीला रंग स्वर्ण रंग का प्रतीक माना गया, ध्यान रखिए। फिर क्या दिया है कि बेंजामिन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है रेवेन्ना में से सेंट बाइबल गिरजाघर माना गया है। और दूसरी श्रेष्ठ इमारत है होगिया सोफिया गिरजाघर। 1 2 3 सभी जितने भी गिरजाघर हैं, इन गिरजाघरों को एक बार बारीकी से लिख लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। और इसको जितने भी प्रकार से आपका मन करे लिखने का, उतने प्रकार से लिखिएगा। प्रथम, प्रारंभिक, या उदाहरण, या फिर कह सकते हैं श्रेष्ठ। ठीक है, इन सब कुछ को अगर देखना है तो ऐसे क्रम में लिख करके एक चार्ट बना लीजिएगा, तभी आपसे वो याद होगा ना। तो इस तरह नहीं कि नोट्स में रख रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उसको बाहर निकालिए, नोट से कुछ थोड़ा नोट्स स्टिक आते हैं, उस पर चिपका कर लिखिए, सामने रखिए, तो वो जल्दी याद हो जाएगा। फिर क्या दिया है कि बेंजामिन कला में आकृति चित्रण निषेध था, जिस कारण चित्र की विषय वस्तु धार्मिक अलंकरण युक्त व प्रतीकात्मक, धार्मिक अलंकरण युक्त और प्रतीकात्मक थी, प्रतीक के तौर पर दर्शाई गई थी बेंजामिन कला में। बेंजामिन कला के अंतिम दौर में लकड़ी पर भी चित्र बने थे, जिन्हें हम आइकन अथवा प्रतिमा चित्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइकन या प्रतिमा चित्र बोलते हैं। अंतिम दौर की बात कर रहा है कि बेंजामिन कला में अंतिम दौर में चित्र कैसे बनते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बेंजामिन कला के अंतिम दौर में चित्र कैसे बनाए गए थे, यानी कैसे बने थे। तो आपके बने थे कैसे, तो कह सकते हैं आइकन के अनुसार बने थे, प्रतिमा चित्र वो कहे गए थे। ठीक है, इसमें अंतिम दौर में। और इसमें 12वीं सदी में बना चित्र वर्जन ऑफ द व्लादिमीर का नाम आता है। ये उल्लेखनीय चित्र माना गया है। बेंजामिन कला के अंतिम दौर में ये चित्र बनता है। संग्रह स्टेट स्टेट याकोब गैलरी मॉस्को में सुरक्षित है, इसको ध्यान रखें। फिर ईसाई धर्म की प्रथम महासभा 325 में नाइसीरिया में हुई थी, ये देख लीजिएगा, तो अच्छा पॉइंट है। ईसाई धर्म की प्रथम महासभा कब हुई थी? ये नेट जीआरएफ या फिर हो सकता है कि पीजीटी में भी इसको टारगेट कर दे। पीजीटी वाला थोड़ा सेफ नहीं रहेंगे, लेकिन बाकी लोग इसको ध्यान रखिएगा। इस लिख लीजिएगा, ईसाई धर्म की प्रथम महासभा 325 में नाइसीरिया में हुई थी। कंटेंट आपका अपडेट है, देख लीजिए। मूर्ति विरोध की निंदा किसने किया था? कंस्टेंटाइन ने किया। मूर्ति विरोध की निंदा करने वाला कौन था? कंस्टेंटाइन शासक था, ध्यान रखिए।
कंस्टेंटाइन नाम आता है 525-27 लेके 565 के मध्य में, आरंभिक काल में। लेकिन इसके बाद से जो शारलमाइन का नाम आता है 11वीं से 12वीं सदी में, जिसको हम मूर्ति भंजन काल कहते हैं। इसने क्या किया था, तो इसने मूर्ति भंजन काल कहा था, और उसकी निंदा यानी निंदा की विरोध किसने किया था, तो कंस्टेंटाइन का नाम आता है। ध्यान रखिएगा का नाम आता है, तो कंस्टेंटाइन का नाम आता है। और सम्राट कंस्टेंटाइन के आदेश पर ईसा के मकबरे के लिए उत्खनन कार्य आरंभ किया, इसी के आदेश पे कराया गया था। कब इसका समय काल था, तो 527 लेके और कब तक, तो 565 के मध्य। यानी ये कार्य कब हुआ था, 6वीं शताब्दी में ये कार्य किया गया। इसमें 6वीं शताब्दी में ये कार्य किया गया था, ध्यान रखिएगा। ईसा का जन्म स्थान खोजा गया था बैतला, ठीक है, बैतलहम में। और ईसा के प्रमुख शिष्य थे सेंट पीटर और सेंट पाल का नाम आता है। ये प्रमुख शिष्य भी आपको याद रखना। क्या दिया है, ये है आपका चर्च ऑफ द होती एपोस्टल्स का नाम आता है, एपोस्टल्स, ध्यान रखिएगा। ये मरिकुटिम के आरंभिक ईसाई, ठीक है, मकदूनिया के प्रसिद्ध चित्र हैं, देख लीजिएगा मरिकुटिम से। फिर देखते हैं अगला, ये आपका है मरिकुटिम विधि से बना हुआ है। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो बताइए, मैं जूम कर देता हूँ। देखिए अभी आपको दिखेगा, ये दिख रहा होगा, देखिए अब दिख रहा है। जो आकृति बनाई गई छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से बनाई गई। अगर नहीं होगा तो मैं और जूम कर देता हूँ। अब दिख रहा है, समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। ये देखिए मरिकुटिम विधि से बना हुआ है, ठीक है। समझो भाई, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि मरिकुटिम मोजाइक, ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा है मरिकुटिम मोजाइक या मोजाइक चित्र, लिखा है ना। अब देखिए क्या लिखा है कि पूजा गृहों की दीवारों पर छोटे छोटे आकार के रंगीन तथा पत्थर के टुकड़ों से इस क्रम के चित्र बनाए जाते थे। ये मरिकुट्टिम, ये चित्र पूछ चित्र है, ध्यान रखिएगा, मरिकुट्टिम, ठीक है। इसको मैंने बताया बंजनटाइन के लगा फेमस। तो बात से देख लीजिएगा क्या दिया कि बंजनटाइन में आकृति विरोध प्रवृत्ति को प्रारंभ किया था लियो तृतीय ने, आकृति विरोध को, ठीक है। फिर देखते हैं कि कैंसनस्टाइन ने चर्च की दीवार पर का चित्र हटाकर यक्ष का निशान बनाया था, का चित्र नहीं हटा दिया था। ये भी क्वेश्चन आपका बनने लायक है, फैक्ट है। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, इसमें कोई कहानी मेंशन मत करिएगा। जब कोई कहानी घुसेड़ देंगे, क्वेश्चन का बाय बाय टाटा हो जाएगा, ठीक है। वो भी राहुल गांधी की तरह 12 साल 14 साल 15 साल बनवास चला जाए। वो मत कहिए कि उनका हम कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन क्या बात करें भाई, क्वेश्चन की बात लग जाएगी भाई। कोई राहुल राहुल गांधी के चाहने वाले होंगे तो उनको बुरा लगा होगा उसके लिए, ठीक है। फिर क्या दिया है कि ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल है, और यहूदी लोगों का इतिहास तथा ईसा मसीह का जीवन वृद्ध वर्णित इसमें किया गया है बाइबिल में। हमारी कुट्टीम के सर्वप्रथम चित्र या प्रमाण मिलते हैं ग्रीक से प्राप्त होता है, और मणिकुट्टिम का चित्र या प्रमाण बाद में रोमनस्क में यानी पंपोई में देखने मिलता है। और सबसे अधिक विकास पूछता है तो बंजेंटाइन कला की दीवारों पर देखने को। ये आपका फैक्ट बहुत बढ़िया है, इस फैक्ट को रट लोगे तो मणिकुट्टिम का वाट लगा के रख दो। बस 3 फैक्ट को रखो, मणिकुट्टिम बिल्कुल समझ जाओ। बिल्कुल इसमें समझाने का प्रयास किया गया है कि मणिकुट्टिम का चित्र या प्रमाण बाद में रोमनस्क में भी हमको देखने को मिलता है, और मणिकुट्टिम के सबसे पहले चित्र या प्रमाण हमको ग्रीक से प्राप्त होता है, और सबसे अधिक विकास हुआ था मणिकुट्टिम का मोजाइक का वो बेंजेंटाइन कला की यानी चर्च की दीवारों पर हमको देखने को। तो तीनों फैक्ट याद कर लोगे तो बेंजेंटाइन में आपका जो मणिकुट्टिम है मोजाइक है
बिल्कुल क्लियर आउट होगा, ध्यान रखिएगा। यह है पवित्र बाइबिल। अब इसके बाद से हमारी स्टार्ट हुई रोमनस्क शैली। बहुत खतरनाक शैली है। ये क्या करेगी, भारी भारी दीवार बना देगी, और भारी भारी दीवार बना करके छोटे छोटे क्या कर देगी भैया, खिड़कियां कर देंगी। और इसी को देख करके हमारी गोथिक शैली आएगी, और दीवारें छोटी लेकिन रंगीन कांच की खिड़कियां बड़ी बड़ी बना देंगे। यही दोनों में थोड़ा डिफरेंट हमको देखने को मिलता है ओवरऑल में। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, और बहुत अच्छा लगेगा कि यार ये कितना आसान है ये। बाकी और आसान हो जाएगा, थोड़ा देखेंगे तब। इसमें देख लेते हैं क्या दिया है। यह केंद्र था फ्रांस, स्पेन, इटली, रोमन, जर्मन, इंग्लैंड सब था। समय काल था 11वीं से लेकर 12वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं हम लोग रोमनस्क शैली के बारे में। क्या दिया है, आरंभ से लेकर 8वीं सदी के अंत तक रोमन साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर उत्तरी यूरोप के आक्रमणों के कारण वहां की कला को आक्रमणकारियों की कला की संस्कृति का प्रवेश हुआ, जिसमें एक नई कला शैली का जन्म हुआ। और यही कला शैली फ्रांस में 11वीं शताब्दी में रोमनस्क के नाम से जानी जाती। कब की बात है, तो 11वीं शताब्दी में इसको रोमनस्क शैली का नाम दिया गया था। और रोमनस्क कला वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध मानी गई। बाकी मध्यकालीन में जो भी आपकी कलाएं हैं वो वास्तुकला के लिए ही फेमस माने के लिए वास्तुकला के लिए ही फेमस मानी गई है। इसको ध्यान रखें। फिर देखा जाए, फिर क्या था, गिरजाघरों में बड़ी मात्रा में फ्रेस्को चित्रों का निर्माण हुआ था। रोमनस्क कला में गिरजाघर में फ्रेस्को चित्रों का निर्माण हुआ था, यानी भित्ति चित्र बनाए गए थे। और वास्तुकला के क्षेत्र में धीरे धीरे रोमन कला तकनीकियों के स्थान पर नए प्रयोग किए, जिनसे आगे चलकर गोथिक कला का विकास हुआ। और इन्हीं दोनों के मध्य के संक्रमण काल की कला को वास्तव में हम रोमनस्क कला शैली के नाम से जानते हैं। यही हमारी एक कला शैली जन्म लेती है, जिसका नाम है रोमनस्क कला शैली। स्थापत्य की भांति कह सकते हैं कि गोल मेहराबों का यहाँ पे प्रयोग मिलता है। इसमें रोमनस्क कला शैली कुछ विद्वान रोमनस्क शैली को गोथिक शैली का अपूर्ण रूप मानते हैं। अपूर्ण का मतलब समझते हैं, यानी शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि गोथिक का रूप दिखाई देता है, लेकिन शुरुआती दौर में रोमनस्क में दिखाई देता है, लेकिन जो संपूर्ण हमको दिखाई देता है हमको गोथिक में दिखाई देता है। इसलिए इसको अपूर्ण कह सकते हैं कि गोथिक शैली का नाम दिया गया। किसको, तो रोमनस्क कला शैली को क्या कहा गया है, तो अपूर्ण गोथिक कला शैली नाम दिया गया। 11वीं से लेकर 12वीं शताब्दी का समय वास्तुकला की नजर में बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, मध्यकालीन कला में इस समय दुर्ग यानी गिरजाघर लगभग सभी स्थानों पर बड़ी संख्या में निर्मित किए गए थे। 11वीं और 12वीं शताब्दी में मध्यकाल में पढ़ रहे हैं। गिरजाघर की छत सुरंगनुमा थी, और इनमें आर पार मेहराब का भी प्रयोग होता था। और इस समय सुरंगनुमा छत वाली पद्धति वास्तुकला का विशेषता बन चुकी। ये देखते हैं भवनों का ढांचा क्या था, भारी भरकम हो जाता है। ये भवन जो बनाए गए थे वो भारी भरकम बनाए गए थे। मोटे मोटे दीवारें, खिड़कियां छोटी छोटी, दीवारें छोटी छोटी, खिड़कियां बड़ी बड़ी। किसमें, तो गोथिक में हो जाएगा, रोमनस्क का। सम्राट बाहुल्य भित्ति अलंकरण हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन किया जाता था सम्राटों द्वारा। ठीक है, फिर क्या दिया है कि मेहराब है, तो विजय के प्रतीक माने जाते थे मेहराब तथा पवित्र मूर्तियों के ऊपर तथा चारों ओर भी मेहराबों का अलंकारिक प्रयोग होता था। किसमें, विजय के प्रतीक माने जाते थे मेहराब तथा पवित्र मूर्तियों के ऊपर तथा चारों ओर भी मेहराबों का अलंकारिक प्रयोग होता था। और रोमनस्क फ्रेस्को चित्रों में रंगों का समतल प्रयोग होता था, और काले व भूरे रंग की रेखा से आकारों का स्पष्टीकरण किया जाता था। किससे, तो काले और भूरे रंगों के माध्यम से। इसकी कह सकते हैं, तो काले और भूरे रंगों के माध्यम से आकारों से रेखा से आकारों का स्पष्टीकरण किया जाता था चित्रों को समझने के। इसमें रोमनस्क कला शैली में ध्यान रखें। फिर क्या देख, रोमनस्क भित्ति चित्रों को हम रैपिड फ्रेस्को के नाम से भी जानते हैं। और चित्रकला में रैखिक प्रवृत्ति में रोमनस्क कला शैली में दिखाई देता है। देखता है रैखिक या रेखी पूछता है, रैखिक कह दे या रेखी पूछता है कि रेखी प्रवृत्ति हमको दिखाई देती है। तो रेखी प्रवृत्ति आपको बालक अगर पूछता है कि दिखाई देती है, तो रोमनस्क कला का नाम रखेगा। ठीक है, रोमनस्क कला का नाम आप याद रखिएगा, ये आपका बेहतरीन मिलता है। देखिए मैंने अभी बताया था। ठीक है, फिर रोमनस्क कला शैली धार्मिक,
सैद्धांतिक कह सकते हैं तथा नैतिक शिक्षाओं से युक्त है, और इसमें प्रयुक्त दृश्यों में प्रतीक अर्थ छुपा हुआ है। इसमें रोमनस्क कला शैली, फिर देखते हैं रोमनस्क में क्या दिया है। तो रोमनस्क कला की भव्य कल्पना, साधनों की विविधता और अभिव्यंजना प्रमुख विशेषता मानी जाती है। फिर क्या दिया है कि रोमनस्क कला के चरम उन्नति आगे चलकर गोथिक शैली में होती है, क्योंकि इसको अपूर्ण गोथिक शैली के नाम से भी जानते हैं। और किस किस कह सकते हैं कि यस पेट्रेट कह सकते हैं कि नामक चर्च का संबंध रोमनस्क कला से नाम से जुड़ा, मतलब जुड़ा है। देख लीजिए, इसके बाद से हमारी स्टार्ट हो गोथिक कला। यही आपकी प्रमुख है और यहीं से क्वेश्चन थोड़ा भर भर के पूछता है सभी जगह। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता सकते हैं भाई, कोई भी किसी डाउट हो तो तुरंत बताएगा 1 मिनट में। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ेंगे गोथिक कला शैली के बारे में। कितनी शैलियाँ होंगी गोथिक में, थोड़ा एक बार समझ लेते हैं कि गोथिक शैली का जन्म होता है 12वीं शताब्दी में, विकास 13वीं शताब्दी में, उदय आरंभ फ्रांस में, प्रसिद्धि वास्तुकला के लिए या वास्तुकला के लिए या फिर स्थापत्य कला के लिए फेमस। वास्तु या स्थापत्य कला के लिए फेमस आपकी कौन सी, आपकी गोथिक कला शैली। कौन सी गोथिक कला शैली, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देख लेंगे। अब देखिए, इसका प्रारंभ फ्रांस के स्थानीय शैली के रूप में हुआ। ये नहीं कि कोई विशेष तौर पे, स्थानीय यानी छोटे स्थान पे इसका प्रारंभ होता है, तब ये जाके अपना रूप अलग विस्तृत रूप लेती है गोथिक से। ठीक है, यह क्या यहाँ पे कि गोथिक शैली का विकास रोमनस्क शैली के आधार पर हुआ था। अभी बताया था हमने आपको कि रोमनस्क कला शैली, इसको हम क्या बोलते हैं, तो अपूर्ण गोथिक शैली के नाम से जानते हैं। क्या क्या गोथिक शैली का विकास रोमनस्क शैली के आधार पर हुआ था। ठीक है, और यह प्रमुख रूप से भवन निर्माण शैली थी। क्या थी, भवन निर्माण शैली थी, यानी स्थापत्य, ध्यान रखिएगा, स्थापत्य कला से संबंधित थी आपकी कौन सी, गोथिक कला शैली। ये भी ईसाई धर्म से ही संबंधित, यह भी ईसाई धर्म से ही संबंधित है, ध्यान रखिए। फिर क्या दिया है कि यह प्रमुख रूप से भवन भवन निर्माण है, और मुख्य रूप से उत्तरी स्पेन, फ्लांडर्स, स्पेन तथा इंग्लैंड में विकसित शैली को ही हम गोथिक शैली का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, तो गोथिक शैली का नाम हम कैसे कैसे देते हैं भाई, तो मुख्य रूप से उत्तरी स्पेन, फ्लांडर्स, स्पेन तथा इंग्लैंड में विकसित शैली को हम गोथिक शैली नाम देते हैं, ये ध्यान रखिए। फिर देखेंगे, इस शैली को 13वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय मत प्राप्त हुआ था। शुरुआती दौर में स्थानीय से लेकर के, और इसको 13वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय मत प्राप्त हो गया। लेकिन ये क्या थी, तो शुरुआती दौर में आपके स्थानीय शैली थी, यानी पूरा विस्तृत नहीं थी, केवल एक क्षेत्र में यह फैली थी।
यह शैली मुख्यतः गिरजाघर वास्तु शैली का ही एक रूप था और इसका निर्माण इस निर्माण कला शैली में कोणी नुकीले मेहराब प्रयुक्त होते थे। कोणी नुकीले, कोण बना हुआ उसमें, नुकीले यानी हम देखिए यहाँ पे अगर हम एक क्षैतिज रेखा लेते हैं, यहाँ पे हम एक लंबवत लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, तो ऐसे कह रहा कि कोणी भी है और नुकीली भी है। इस निर्माण कला शैली में कोणी नुकीले मेहराब का प्रयोग हुआ था और गोथिक शब्द का प्रयोग संस्कृत शैली को व्यक्त करने के लिए होता था और गोथिक शैली का प्रथम भवन था संत डेनिस का गिरजाघर। एक गोथिक शैली का प्रथम भवन माना गया संत डेनिस का गिरजाघर, ध्यान रखिएगा। क्या सर जी लर्न नहीं होता है क्या, बताइए क्या रिवाइज करना है, समझ में नहीं आ रहा है ये बता दीजिए। क्या समझ में नहीं आ रहा है बताइए भाई। देखिए नहीं समझ में आया तो तुरंत पूछिए कि नहीं समझ में आया। तुरंत बताइए क्या समझ में। बताइए। ये तो देखिए रिवीजन तो करना, अब देखिए एक बार दोहरा दें उसी बात को। मैं जितना जो फैक्ट होता है उसको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। कोशिश एक करिए, मैंने आपसे बोला था कि कोशिश करिए कि जब इसका हम पीडीएफ अपलोड करें तो 10-15 मिनट रिवाइज कर लीजिएगा और आपके लिए आसान हो। 2-3 बार आपको हो जाएगा, हम 2-3 बार बोल दे रहे हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, निर्माण इसका 1335 में हुआ था। फिर क्या दिया है, यह है संत डेनिस का गिरजाघर, देख लीजिएगा क्या है। तो संत डेनिस का ये गिरजाघर है, ध्यान रखना है। यह है संत डेनिस का गिरजाघर, किस शैली से संबंधित है, तो यहाँ पे गोथिक शैली, ध्यान रखिएगा। किससे, गोथिक शैली से संबंधित है। उसके बाद से ये नुकीले मेहराब प्रयोग किए गए हैं, देखिए ये आपके नुकीले मेहराब जगह जगह पे प्रयोग किए गए हैं। ये नुकीले मेहराब की बात कर रहे हैं। क्या दिया है कि रोमनस्क भवन व गोथिक भवनों में विशेष अंतर यह है कि गोथिक जो थे ये भवनों में विशुद्ध ज्यामितीय आकारों की प्रचुरता थी और रोमनस्क में रेखी का था। और इसमें क्या है, इसमें ज्यामितीय आकारों की प्रचुरता है। मैंने अभी आपको बताया था कोणी और नुकीले, तो कोणी आपका क्या होगा, जब कोण अंश बनाएगा, दो रेखाओं का मेंशन कर तभी हमारा कोण बनता है, ये कोणी हो गया। नुकीले तो ये सिंगल नुकीले नहीं होगा, इसका भी हम सपोर्ट देंगे। तो नुकीले और कोणी का प्रयोग होता है गोथिक कला शैली। और गोथिक कला शैली में जो भवन के दीवार होते थे वो सिंपल बनाए जाते थे, लेकिन खिड़कियां मतलब विस्तृत बनाई जाती थी, बड़ी बड़ी बनाई जाती थी। और रोमनस्क में जो दीवारें थी भारी भरकम बनाई जाती थी भवन, और बाकी खिड़कियां थी छोटी बनाई जाती। ये दोनों में डिफरेंट है। और यहाँ पे क्या, रोमनस्क भवन और कला भवनों या कि रोमनस्क भवन और गोथिक भवनों में विशेष अंतर यह है कि गोथिक भवनों में विशुद्ध ज्यामितीय आकारों की प्रचुरता है। इसमें तो गोथिक भवनों में नुकीले मेहराब इस शैली में इतना अधिक प्रयोग हुआ कि नुकीले मेहराब वाले समस्त भवन गोथिक कहे जाते। हर जगह पे जितने भी भवन बनाए जाते थे वो नुकीले बना दिए जाते थे। तो जितने भी भवन दिखाई देते थे नुकीले, वो गोथिक शैली का नाम दिया गया था। ये गोथिक शैली की क्या है, भवन है, चाहे गोथिक शैली से संबंधित आपके भवन बनाए गए, ठीक है। फिर देखेंगे गोथिक स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो शीशा चित्रण, ठीक है, या रंगीन कांच की खिड़कियां जो खिड़कियों में स्थित है और स्थापत्य के नवीन आविष्कारों के कारण अनावश्यक रिक्त भित्तियों का स्थान ऊंची खिड़कियों ने ले लिया था। इससे पहले छोटे छोटे भित्ति बनाए जाते थे दीवारों को समझाने के लिए, दीवारों को सजाने के लिए। अभी कुछ समय पहले पढ़े थे कि दीवारों को सजाने के लिए मणिकुट्टी विधि का प्रयोग किसमें किया गया था भाई,
गिरजाघरों को सजाने के लिए। तो गिरजाघर की दीवारों को सजाने के लिए मणिकुट्टीम विधि का प्रयोग किया गया था। आरंभिक ईसाई काल में भित्ति को साज सज्जा के लिए भित्ति चित्र बनाए गए थे, यानी दीवारों की साज सज्जा के लिए भित्ति चित्र बनाए गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या मिलता है, इस पॉइंट को देख लीजिए। देखिए 2-3 पॉइंट मैंने आपको क्या बताया। आरंभिक ईसाई काल में दीवारों को सजाने के लिए उसमें किसका, तो भित्ति का प्रयोग किया गया था। लेकिन उसी में हम आते हैं बंजेंटाइन कला में, तो यानी जो गिरजाघर की भित्ति है यानी दीवार है, उसको सजाने के लिए हम मणिकुट्टी में यानी मोजाइक का हमने प्रयोग किया था। सेम हम आ जाते हैं किस में, तो हम आ जाते हैं गोथिक कला शैली में। तो गोथिक कला शैली में क्या किया था, भित्तियों का स्थान खत्म कर दिया गया था, उसी दीवार पर बड़े बड़े रंगीन कांच की खिड़कियां बना करके कला को प्रस्तुत किया गया था। ये गोथिक कला शैली की विशेषताएं हो जाएंगी। जब हम तीनों फैक्ट को कोरिलेट करेंगे तब हमारा इजी हो जाएगा, नहीं तो लगेगा कि अरे भाई धोनी की तरह रिव्यू लेना पड़ेगा, फिर पीछे चलते हैं आंख बंद करके क्या हमने पढ़ा था, अरे बैक हो जाते हैं। ऐसा नहीं, क्रम से थोड़ा सीक्वेंस रख लो, ठीक है। जैसे मोती का माला बनता है, तो मोती का माला कब कहलाता है, जब सब मोती होते हैं तभी मोती का माला कहलाता है, ठीक है। अब उसमें पत्थर का मोती हम कैसे रख देंगे भाई, तो एक सीक्वेंस होना चाहिए किसी चीज का, तब वो लगेगा। तो इसका भी सीक्वेंस ऐसे रखिएगा, ठीक है। अब क्या दिया है कि खिड़कियों ने ले लिया और इनमें विभिन्न आकारों के रंगीन कांच के टुकड़े के चित्र भी बनाए जाते थे, और धातु ऑक्साइड मिलकर रंजित कांच तैयार करते थे, और इससे चमक उत्पन्न होती थी। और कांच पर अधिकांश ऑक्साइड रंगों का ही हम प्रयोग करते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। ऑक्साइड फिर क्या दिया इसमें, गोथिक कला का प्रमुख हो या प्रथम चित्रकार था ज्योतो, ध्यान रखिएगा। और गोथिक कला का दूसरा चित्रकार था मास्टर ऑफ मोलिन्स, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए गोथिक कला का प्रथम ही वह प्रमुख चित्रकार था आपका कौन, ज्योतो का नाम आता है। नाम बहुत अच्छा है ना, ज्योतो। जिंदा हो गया, गोथिक कला शैली जन्म ले ली, ज्योतो का नाम आ गया। गोथिक शैली का शैली का दूसरा चित्रकार कौन था, दूसरा मास्टर ऑफ मोलिन्स का नाम आता है। अब मास्टर ऑफ मोलिन्स याद रखिएगा, अब दूसरा है तो डबल म मिल गया भाई, मास्टर ऑफ मोलिन्स डबल है भैया, गोथिक कला का दूसरा हो जाएगा। और जन्म देता है, प्रमुख है, प्रथम है, तो जन्म प्रथम देता है तो जन्म लेता है, ज्योतो का नाम आ जाएगा। और मास्टर ऑफ मोलिन्स दूसरा आपका हो जाएगा गोथिक कला शैली का चित्रकार। और मास्टर ऑफ मोलिन्स ध्यान रखिएगा, इस चित्रकारी का मुख्य कारण था कि अपने चित्रों में इंद्रधनुषी चित्रण के लिए प्रसिद्ध था। कौन आपका, मास्टर ऑफ मोलिन्स से पूछता है कि गोथिक कला शैली का कौन सा चित्रकार था जो इंद्रधनुषी चित्रण के लिए प्रमुख था, तो मास्टर ऑफ मोलिन्स का नाम आता, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, इससे पहले भी आ रहा होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत थी। अब बताइए कि अब क्लियर है सबको, भाई इतना बताते रहिए, बताते रहेंगे तभी भी अच्छा लगेगा, नहीं बताएंगे तो फिर अच्छा नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या दिया है? ये देखिएगा, गोथिक शैली में चर्चों में चित्र भी बनाए गए जाते थे, जिनमें वर्जिन इन द ग्लोरी मास्टर ऑफ मोरिस द्वारा ये बनाया गया था। मोलिन्स है, मोरिस ने मास्टर ऑफ मोलिन्स है कि इसको द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम है वर्जिन इन द ग्लोरी, देख लीजिएगा चित्र। और गोथिक कला में आंतरिक और बाह्य सज्जा एक साथ करने पर जोर दिया गया, जैसे अंदर भी भित्ति चित्र भित्ति बने वैसे भी बाहर, ठीक है। अब देखिए रंगीन कांच की खिड़कियां जब बनाएंगे तो बड़ा आकार में बनाएंगे, तो अंदर भी रहेगा बाहर रहेगा, ये नहीं कि बाहर के अलग नक्काशी करेंगे, किसके तरह, पितरा दूरा की तरह, वो अलग हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, इंद्रधनुषी रंग का प्रयोग किया ही या इंद्रधनुष, देखिए भैया इंद्रधनुषी रंगों का प्रयोग करेगा, इंद्रधनुषी चित्रकार भी कहलाता है, और इंद्रधनुषी चित्र भी बनाया था, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। गोथिक कला शैली में ध्यान रखिएगा आंतरिक और बाह्य सज्जा पे, और आंतरिक और बाह्य सज्जा के लिए सबसे प्रमुख आपकी जो शैली है वो गोथिक शैली का ही नाम आता है,
फिर देखते हैं कि गोथिक कला में स्टेन ग्लास पेंटिंग को हम कवि दांते ने, इटालियन ने जमा हुआ संगीत या फ्रोजन म्यूजिक के नाम से संबोधित बताया था। फिर क्या दिया है, गोथिक कला का महत्वपूर्ण उदाहरण, ठीक है, नोत्रे डेम गिरजाघर था और 12वीं शताब्दी के मध्य आरंभ होकर 13वीं शताब्दी के मध्य में ये पूर्ण हुआ था। ध्यान रखें क्या कह रहा है कि गोथिक का जो महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है गोथिक कला का, वो नोत्रे डेम, ध्यान रखिएगा, गिरजाघर मिलता है, जो 12वीं शताब्दी से आरंभ होकर 13वीं शताब्दी के मध्य ये पूर्ण होता है। ये क्या है, ये महत्वपूर्ण उदाहरण है गोथिक का। गोथिक का प्रथम चर्च आपको बताया था हमने, क्या भाई, क्या हमने बताया था, बताइए कौन सा गिरजाघर हमने बताया था प्रथम, बताएंगे, प्रथम कौन सा बताया था, बता दीजिए, बताएगा कोई, कोई नहीं बताएगा, कहे कि नहीं, प्रथम अभी टाइप करो कौन सा बताया। फिर क्या दिया है कि भवनों को, यानी कह दिया है कि गोथिक भवनों में स्तंभों का विशेष महत्व था, जो नुकीले मेहराबों को जन्म देते थे और इन्हीं मेहराबों पर छत स्थित रहती थी और दीवारें बहुत कम होती थी, इनके स्थान पर स्टेन ग्लास विंडो का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसका स्टेन ग्लास विंडो का प्रयोग किया गया था। ठीक है? भाई देखो, अब ओवरऑल नहीं, गोथिक कला शैली की हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल नहीं कहा है, एंजर्स का नाम आता है, हम ओवरऑल में हम मास्टर मास्टर ऑफ मोलिन्स का हमने नाम नहीं लिया था, गोथिक कला शैली का हमने मेंशन किया गया, तो वहां पे देख लीजिए, यही तो शब्द थोड़ा आप लोगों को होता है। देखिए इसमें हम पढ़ रहे हैं गोथिक कला शैली का दूसरा चित्रकार था मास्टर ऑफ मोलिन्स, और मास्टर ऑफ मोलिन्स था जो इंद्रधनुषी चित्रण के लिए प्रमुख था। ओवरऑल में हम रख लीजिए ना नाम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओवरऑल में रख रहे हैं। हाँ, संत डेनिस का गिरजाघर, वेरी गुड। ये थोड़ा पढ़ते रहिए ना कि क्या लिखा गया है। हमने बताया था कि मध्यकालीन कला, तो केवल मध्यकालीन कला नहीं, यूरोपीय मध्यकालीन कला पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, हो गया इतना, ये देख लीजिएगा। फिर क्या दिया है, ये आपका नोट्रेडम गिरजाघर है, देख लीजिए कितना अच्छा बना हुआ। यह है गोथिक कला शैली का उदाहरण। अब देखिए इसमें खिड़कियां जो बनाई गई हैं, दिख रहे हैं खिड़कियां, यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये खिड़कियां देख लीजिएगा, ये सारी खिड़कियां बड़ी बड़ी बनाई गई हैं। ठीक है, आंतरिक और बाह्य सज्जा भी किया गया है, ये भी खिड़कियां। ठीक है, अब देखते हैं कि गोथिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग 16वीं सदी में, ठीक है, 16वीं सदी में इटालियन कलाकार जॉर्जियन बासारे ने किया था। गोथिक शब्द का, गोथिक शैली नहीं, केवल गोथिक शब्द का। ठीक है, और वास्तुशिल्प 17वीं सदी से अधिक प्रचलित हुआ था, ध्यान रखिएगा। और गोथिक मुख्यतः क्या है, स्थापत्य शैली ही मानी जाती है, और इसकी समाप्ति के पश्चात इसी में कला का पुनर्जागरण काल माना जाता है। जब ये समाप्ति हो जाती है तो कलाएं स्थिर होकर के पुनः हमारी कलाएं जन्म लेती है, उसी को हम पुनर्जागरण या पुनरुत्थान कला के नाम से जानते हैं, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और कहते हैं कि गोथिक स्थापत्य के सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण मिलते हैं, वो चार्टेस कैथेड्रल का नाम विशेष महत्वपूर्णता, ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। ठीक है, और गोथिक शैली में पोथी अलंकरण कला भी महत्वपूर्ण थी, जिसका प्रसिद्ध उदाहरण था ब्लैक अर्थ। ठीक है, फिर देखते हैं, यह चार्टेस कैथेड्रल है, गिरजाघर, रंगीन कांच की खिड़कियां देख लीजिए, बड़ी 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 खिड़कियां यहाँ पे प्रयोग किया गया। ये आपका है दीप्तिमान लघु चित्र, देख लीजिएगा, गोथिक से संबंधित क्या दिया है कि दीप्तिमान लघु चित्र है, चमकती सीमाएं और काले रंग, इसको हम चर्म पत्र पर सोने के शुरुआती अक्षर, केवल 7 काली पांडुलिपियों में से एक जो आज तक जीवित है, वो फ्लेमिश मास्टर विलेम पेरेलेंट द्वारा बनाई गई थी। देख लीजिएगा क्या है, तो दीप्तिमान लघु चित्र, चमकती सीमाएं और काले रेखाओं, ठीक है, काले रंग चर्म पत्र पर सोने के शुरुआती अक्षर से इसको बनाया गया था। देख लीजिएगा कितना अच्छा चमक रहा है।
इसका नाम आता है गोथिक कला शैली में, इसको भी देख लीजिए। थोड़ा और एक कंटेंट है, लग रहा है कि मैंने इसको ऐड कराया गया ना, ये कंटेंट थोड़ा अपडेट है। पढ़े होंगे आप लोग इससे पहले, नहीं पता है, लेकिन इसको अपडेट है, थोड़ा देख लीजिए। संत डेनिस के गिरजाघर के डिजाइनर थे एबोट सूजर थे। और प्रमुख चित्र में मदिरा का ग्लास लिए व्यक्ति, एटिन सिवेलिये प्रतिमा के साथ चार्ल्स सप्तम, ये सभी प्रमुख चित्र माने गए। फिर देखते हैं कि मास्टर ऑफ मोलिन्स ने इंद्रधनुषी रंगों से वर्जिन इन ग्लोरी तथा ईसा का जन्म नामक चित्र बनाया था। नेटिविटी ध्यान रखिएगा, किसने बनाया था? तो मास्टर ऑफ मोलिन्स ने बनाया था इंद्रधनुषी रंगों से। एंजर्स का नाम आता है, लेकिन गोथिक कला शैली से हटा करके हम उसका नाम जोड़ते हैं। ठीक है। फिर ये लिवर्ग चित्रकारों ने वर्ष के 12 महीनों का चित्रण किया था। ये भी आपका बेहतरीन फैक्ट है। ये सभी आपके फैक्ट हैं एग्जाम वाले, कोई अलग नहीं कि हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम उसको नहीं पढ़ेंगे। अब कोई ये भी होगा ना, इसमें से कुछ फैक्ट हमारा नहीं मिल पा रहा होगा, किसी का फैक्ट कोई सर ने लिखवा दिया होगा, अरे ये तो मेरे पास बहुत बेहतरीन है, ये मेरे पास अलग है, इसी के सब चक्कर में डूबे पड़े रहेंगे कि मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है। ये नहीं समझेंगे कि हमने तैयार कितना किया। कंटेंट देखो, इतना कंटेंट रख लो, पढ़ो नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। इतना ही रखो, उसको पढ़ लो, पूरा पेपर आप वाट लगा दो, पूरी पेपर। लेकिन नहीं, इतना कंटेंट रख करके एक बार भी पेज भी नहीं खोलोगे, इतना कंटेंट रख के 10 बार पेज खोल लो, जय माता दी पेपर का, तो 25 में 120 करके आओगे। किंग रेन ने जलती हुई झाड़ियों के मध्य में कुमारी तथा शिशु का चित्र बनाया था, और गोथिक के गोथिक को मध्यकाल की बदनाम शैली के नाम से हम संबोधित। फिर देखेंगे, गोथिक के दरवाजे तथा खिड़कियां लंबे आकार में बने थे, और खंभों पर रंगीन मूर्ति सपोर्ट के लिए बनाए जाते थे, और मूर्तियां अलंकारिक वाह्य थी, हरणों के पास स्तंभों पर बनाए जाते थे। ठीक है। गोथिक शैली में फ्लाइंग बट्रेस का प्रयोग ऊपरी मंजिल में रक्षा के लिए एक मंजिल से दूसरे मंजिल में जाने के लिए किया गया था, इसमें गोथिक कला शैली में। ठीक है। फिर गोथिक शैली के अंतर्गत तीसरे यानी छोटे रंग से बनी घन आकृति, इसको एग्जाम में पूछा था टीसेराई को क्या होता है, तो किसका मतलब होता है छोटे रंग से बनी घन आकृति को हम टीसेराई कहते हैं। इसको एग्जाम में पूछा था एक बार। कुछ नहीं छूटेगा भाई। आज सपत्ते के लिए आप लोग 500 पेज पढ़ रहे हैं, ओ सॉरी वेस्टर्न के लिए। अब कोई सवाल मुश्किल से 10 क्वेश्चन पूछेगा, आज तक इससे अधिक पूछा नहीं। और बाकी मैंने ऐड किया था ना, किसी में हमने पढ़ाया था कि कब से किससे कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कौन से प्रश्न इससे में ज्यादा पूछे जा सकते हैं, तो विशेष चर्चा करो ना। अच्छा सिंपल बताओ, गोथिक कला शैली से क्या प्रश्न पूछा है टीजीटी में? पूछा है ना कि रंगीन कांच की खिड़कियां का संबंध किससे, नुकीले मेहराब का प्रयोग किसमें किया गया, इसके अलावा कुछ पूछा है क्या? इसके अलावा कुछ पूछा है तो बताओ। अब बस लोगों का मानसिकता क्या है कि हम क्या रख लें, क्या पढ़ लें, कितना पूछे, बस यही है। बस जितना कंटेंट है उसको अच्छे से तैयार कर लो, बाकी आपका अच्छा हो जाएगा। वो 3 ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे, चौथा ऑप्शन नहीं मिलेगा उसको लगा दो, हो गया। ठीक है। रेखा की प्रधानता गोथिक की प्रमुख विशेषता है। गोथिक शैली वास्तुकला के साथ मूर्तिकला, रंजित कला, पांडुलिपि के लिए प्रसिद्ध मानी गई। ठीक है। रंजित कांच ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक कार्य रिप्स नगर में हुआ था, ये भी आपका बेस्ट है। रंगीन कांच का सबसे अधिक कार्य रिप्स नगर में हुआ था, ये भी आपका पूछने वाला कंटेंट है। ठीक है। इसके बाद से गोथिक कला में मूर्ति शिल्प में प्रकृति की अनुकृति का विकास किया गया था, और गोथिक कला में कह सकते हैं अल्ब्लास्टर का प्रयोग इंग्लैंड के कलाकारों की देन है। अल्ब्लास्टर का प्रयोग, ठीक है, इंग्लैंड की कलाकारों की देन किसमें? गोथिक कला में। अल्ब्लास्टर से विशाल आकार की प्रतिमाएं बनाई जाती थी। अल्ब्लास्टर क्या होता है? तो विशाल आकार की प्रतिमाओं बनाने के लिए हम अल्ब्लास्टर का प्रयोग करते थे, और गोथिक कला में अल्ब्लास्टर का प्रयोग इंग्लैंड के कलाकारों की देन मानी गई, क्योंकि आपकी गोथिक कला इंग्लैंड में थी, उत्तरी स्पेन में भी थी,
ठीक है। तो अल्ब्लास्टर का प्रयोग करने वाले इंग्लैंड के कलाकारों ने ये देन है गोथिक कला शैली में, और अल्ब्लास्टर से विशाल आकार की प्रतिमाएं भी बनाई जाती थी। ठीक है, भटकिए मत भाई, बिल्कुल पढ़िए, रिदम में पढ़िए। अब हमारे क्लास के बच्चे अगर भटक रहे हो तो बताओ, हम एक दिन सेशन लेंगे। अगर कोई भटक रहा होगा कि सर हमको मोटिवेशनल चाहिए बहुत, हम डूब गए हैं, ठीक है, एक चम्मच का पानी भी लगता है कि हम उसमें डूब जाएंगे, इस दिन बताना, 1 घंटे का सेशन लेंगे, एकदम माइंड में पूरी आग लग जाएगी, केवल टीजीटी दी। तो बता देना, आपको जिसको मोटिवेशनल की जरूरत हो तो बताना, बिल्कुल हम लेकर आएंगे, कुछ नया तरीका खोजेंगे कि मोटिवेट आपको कर दे, कि बिल्कुल मन में एकदम बिल्कुल बेचैनी पकड़े कि हम पढ़ना है तो हमको, जब कहना तब। कभी भी मेरा देखे होगे, अगर आएंगे तो ऐसे नहीं, अच्छा ही लेकर आएंगे तो बता दीजिएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो सब लोग। तो ब्लास्टर नया शब्द है। इस शैली का प्रमुख वास्तुकार था जियो विंची पिसानो, इटली का था। और गोथिक कला में ऐतिहासिक विषयों के साथ साथ सेंट लुई का ध्यान रखिएगा, जीवन तथा मृत्यु का नृत्य विशेष प्रमुख प्रमुख ये विषय थे। ठीक है, चम्मच में कैसे डूबेंगे, जब टीजीटी के एग्जाम है और माइंड पे पेपर प्रेशर, प्रेशर क्या बना है भैया, 140-45 सीट है, ठीक है, कहाँ से पूछेगा, डूबे पड़े हो ना फिर, चम्मच के बराबर ही है, डूब पड़े हो। ठीक है, कहावत कही गई है। मेहनत करिए भाई, मेहनत करिए, जितना बताया जाए उतना करिए। ठीक है, गोथिक की पुस्तक चित्रण में इंग्लैंड की कला का अभाव था। ठीक है, इंग्लैंड की कला का पुस्तक चित्रण में इंग्लैंड की कला का अभाव था, अल्ब्लास्टर का केवल प्रयोग किया गया था मूर्ति शिल्प बनाने के लिए, विशाल मूर्ति शिल्प बनाने के लिए अल्ब्लास्टर का प्रयोग किया। पोल द लिवंग ध्यान रखिएगा, लिवर्ग ध्यान रखिएगा, पहला चित्रकार था जिसने सूर्य को आकाश में ठीक तरह से स्थान दिया। संदिग्ध बिंदु क्या है, ये भी आपके फैक्ट है। ये बिंदु में नाम आता है कि रंगीन कांच की खिड़कियां संबंधी गोथिक कला से, और रंगीन कांच की खिड़कियां कला का प्रारंभ होता है, अस्तित्व होता है वंजेंटाइन कला। ये दोनों देख लेंगे। बाकी इससे पहले आप लोग क्या पढ़े थे, तो बताएगा कि रंगीन कांच की खिड़कियां अस्तित्व में आई थी। कितने लोग ऐसे हैं कि रंगीन कांच की खिड़कियां अस्तित्व में आई थी, गोथिक कला शैली पढ़े थे, बता दीजिए थोड़ा। ये मत बताइए कहाँ पढ़े हैं, बस इतना बता दीजिए कहाँ पढ़े, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, रंगीन कांच की खिड़कियां अस्तित्व में आई थी, गोथिक बहुत लोग पढ़े होंगे, बता दीजिए सही बात है कि गलत है। फिर देख लेते हैं क्या है इसमें। फ्रांस में गोथिक कला के चित्रकार कौन कौन से, तो मास्टर ऑफ मोलियंस, जो फूके, डेविड जेराल्ड, एल्जर्स, एटिन लैंगर्स का नाम आता है, ये सब कुछ का नाम देख लीजिए। पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, नहीं बताएंगे। कंजंटाइन पढ़ा था, अच्छी बात है, बहुत लोग पढ़ेंगे गोथिक, तो मिल जाएगा। गोथिक शैली के प्रमुख कलाकार थे ज्योतो, इनकी कला से पुनर्जागरण कला का विकास होता है। प्रसिद्ध चित्रकार वास्तुकार भी थे, गोथिक कला का प्रथम चित्रकार भी थे ज्योतो। तिमाबुए का भी नाम आता है, साइमन मार्टिनी का नाम आता है, दुचियो का नाम आता है, सियना की चित्रकला का पिता कहा जाता है दुचियो। आंद्रिया आर्केना का नाम आता है, वास्तुकला था और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि इसकी काव्य कला की थी, आंद्रे आर्केना का। ठीक है, ये सब कुछ विशेषताएं इसमें लिखी गई है, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ज्योतो का नाम आता है, इसके समय काल में केवल पीजीटी वाले समय काल याद रखे रहेंगे, और नेट जेआरएफ वाले, ये सब समय काल याद रखे रहेंगे, बाकी टीजीटी वाले बिल्कुल नहीं याद रखे रहेंगे, उनसे आपसे नहीं पूछेगा। यह भेड़ को चराते हुए जमीन पर चित्र अंकित करता था। भेड़ को चरा रहा है और सो के चरा, भेड़ मेरी कहाँ गई, और चित्र बना दिया, किसने, ज्योतो ने। ठीक है, ज्योतो वास्तुशिल्प विद्या में पारंगत था, और इसके सर्वश्रेष्ठ चित्र है पटुआ में एरिना चैपल की भित्तियों पर ये बनाया था, किसने, ज्योतो महाराज। गोथिक कला शैली का प्रमुख, ये देख लीजिएगा, एरिना चैपल है आपका, कितना अच्छा बनाया है, लग रहा है ना कि एक महल में हम लोग प्रवेश कर लिए, लग रहा है कि एक महल में हमने प्रवेश कर लिया, देख लीजिएगा, नहीं लग रहा है कि हम लोग की स्टूडियो कहाँ चली गई।
देख लीजिएगा भाई। ठीक है। यह था सिम्बाब्वे का नाम, था समय काल, आप देख लीजिएगा। इसे इटली के चित्रकला का पिता कहा जाता है। ठीक है। द फादर, आप ध्यान रखिएगा, इटालियन पेंटिंग। पेंटिंग लिखा गया, पेंटिंग है। की प्रसिद्धि का कारण था कवि दांते द्वारा का उल्लेख, यह चित्रों में सुनहरे रंग का प्रयोग अधिक करता था। जिम्बाब्वे सुनहरे या स्वर्ण रंगों का प्रयोग, ध्यान रखें। ठीक है, देख लीजिएगा। फिर क्या दिया है, किसकी प्रामाणिक हाँ कृति थी। ईसा के उपासना गृह में संत जोन का विशाल। ठीक है, अब क्लियर है, बताएंगे यस आर नो। वॉइस गई नहीं भाई, बैटरी चेंज करना पड़ता है ना, बैटरी नहीं चेंज करे। इतना क्लियर बताइए, यस आर नो। क्या हमने बताया था कि इसका प्रमुख चित्र था उद्घोषणा, और सबसे प्रमुख ये चित्र है, और फ्रांस की उकेजी के गिरजाघर में रखा गया इसको। के बाद से इसके ऊपर लीमो मेंसी तथा मार्जनी के हस्ताक्षर हैं उद्घोषणा पे। इससे बनाया था साइमन मार्टिनियम ने बनाया था, और पीजीटी वाले बालक बिल्कुल याद रख लीजिएगा इस पॉइंट को, और यूजीसी नेट वाले भी को याद रख लीजिएगा समय का। फिर ये देख लीजिएगा, उद्घोषणा है आपका, दिख रहा है, अनाउंसमेंट। तुचियो का नाम आता है, इसे सियना की चित्रकला का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ सियना पेंटिंग। ठीक है, कौन है, दुचियो है। यह सियना का प्रथम महान चित्रकार था, और इसने सबसे पहले सिंहासन पर बैठी शिशु ईसा के लिए एक मैडोना का प्रमुख चित्र बनाया था। दुचियो ने, क्या कह सकते हैं, इसने सबसे पहले सिंहासन पर बैठी शिशु ईसा के लिए एक मैडोना का चित्र, प्रमुख चित्र बनाया था। किसने, दुचियो ने। यह सियना कला का प्रथम या महान चित्रकार था, और सियना कला का क्या था, पिता भी कहा जाता है। फिर आंद्रिया आर्केना का नाम आता है। यह चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, काव्य कला में निपुण था। यह चित्रकार शिल्पी संघ का सदस्य भी था। कौन आपका, आंद्रिया आर्केना। प्रमुख चित्रों में कुमारी का सिंहासनारोहण है। ठीक है, लंदन की नेशनल गैलरी अपार्ट में सुरक्षित। गोथिक शैली मुख्य रूप से भवन निर्माण की कला थी, जिसमें मुख्य चित्र तथा मूर्ति का प्रयोग भवन की शोभा बढ़ाने के लिए किया गया था, और समस्त मध्यकालीन कला ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई। जितनी भी कलाएं हैं, आरंभिक ईसाई काल, से बंजेंटाइन कला, और रोमनस्क कला या गोथिक कला से सबका संबंध क्या है, तो ईसाई कला का प्रचार प्रसार करना था, ये ध्यान रखिए। इंडो गोथिक शैली का नाम आता है, देख लीजिएगा। तो अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में इंडो गोथिक शैली का नाम आता है। इसे हम विक्टोरियन शैली भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम विक्टोरियन शैली के नाम से भी जानते हैं। यह शैली कह सकते हैं कि हिंदुस्तान, फारसी और गोथिक शैलियों का शानदार मिश्रण है, और इसकी विशेषताएं इस प्रकार है इंडो गोथिक शैली की। इस शैली के अंतर्गत बने इमारत की संरचना बहुत बड़ी, और का क्रियान्वयन
भी बड़े स्तर पर होता था। इंडो गोथिक शैली, हिंदुस्तानी फारसी और गोथिक शैली का मिश्रण है, इसमें ध्यान रखें। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की तुलना में इंडो गोथिक शैली की दीवारें बहुत पतली थी। ठीक है, फिर क्या दिया है, इंडो गोथिक शैली में मेहराब नुकीले होती थी, और विक्टोरियन शैली की सबसे शानदार विशेषताओं में से मकान में बड़ी बड़ी खिड़कियां का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण विशेषता, विक्टोरियन शैली। फिर क्या दिया है कि चर्च को क्रूस ग्राउंड योजना के आधार पर बनाया जाता था। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी चर्च बनाए गए थे उसको किस पे, तो क्रूस ग्राउंड योजना के आधार पर चर्च को बनाया गया था। ये भी आपका फैक्ट बहुत अच्छा है। किस पे, तो क्रूस ग्राउंड योजना के आधार पर चर्च पे बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। और 1933 ईस्वी में मुंबई का टाउन हॉल तथा 1860 के दशक में मुंबई में बनाई गई इमारतें नवशास्त्रीय शैली का उदाहरण है, जिनमें बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचनाओं का निर्माण किया गया। इस फैक्ट को भी आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी नवगोथिक शैली में मुंबई का सचिवालय है, विश्वविद्यालय है, उच्च न्यायालय जैसे कई इमारतें बनी जो तत्कालीन वणिक वर्ग को पसंद आई थी। नवगोथिक शैली ध्यान रखिएगा, तो इस्लामिक शैली अभी आपने पढ़ा है, इंडो इंडो गोथिक शैली पढ़ा आपने। ठीक, फिर क्या दिया है कि नव गोथिक शैली का सबसे अच्छा उदाहरण बंबई की छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, जो कभी ग्रेट इंडिया, ठीक है, पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय विक्टोरिया टर्मिनल था। ठीक है, और इसे 2004 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भी कर दिया गया। नव गोथिक शैली का उदाहरण है, ध्यान रखिए कौन सा, तो मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नव गोथिक शैली का उदाहरण है। ठीक है, उसमें नाम आता है सचिवालय भी, विश्वविद्यालय भी है। ये आपका है बंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल भी आपको दिया गया कि भाई समझ लेंगे, पता चले कि हम बता दिए और बाकी अब कहेंगे सर कैसे हो जाएगा ये। निर्माण 1889 में किया गया था, पूर्ण 1897 में। वास्तुकार थे एक्सेल हरमन और फ्रेडरिक विलियम स्टीडन का नाम आता है, ये क्या थे, वास्तुकार थे। अभियंता थे फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस का नाम आता है। और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 2004 में इसको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को शामिल भी किया था, और पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल है, और विश्व धरोहर सूची में इसका अंकित है, इसका नाम। ठीक है, देख लेंगे। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल गोथिक शैली का, चाहे नौ गोथिक शैली का उदाहरण है। इतना क्लियर, डाउट हो तो बताएंगे। बाकी थैंक यू सो मच बाई मी, मेरे द्वारा कंप्लीट किया गया। बाई मी मतलब राहुल, सब शेखर राहुल। अब इतने में किसी को डाउट हो तो बताएगा, इतने में किसी को डाउट हो तो बता सकता है भाई। इतने में किसी को डाउट हो तो बता सकता है कि सर डाउट है, दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बताएंगे। हमने बिल्कुल इसको अच्छे से मध्यकालीन कला को बता दिया। मध्यकालीन कला आप एक बार थोड़ा सा अपना भी समय दीजिएगा, अभी 15-20 मिनट पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अगर किसी को लगे कि सर नहीं समझ में आया है, वो बिल्कुल बता सकता है। अगर समझ में आया है तो वो भी बता सकता है, कोई बात ही नहीं है। बताओ भाई, समझ में आ गया? पुराने बच्चे, नए बच्चे, सभी लोग बता सकते हैं। ठीक है बालक, चलिए, अगर आपको किसी कोई और डाउट हो, कोई और इशू हो तो बता सकते हैं। 2 मिनट का हम टाइम आपको दे रहे हैं, जल्दी बताएंगे जितना जल्दी हो सके। ठीक है, कुछ और पूछना पूछ रहे जल्दी भैया पूछ लीजिए, कम समय का टाइम है, जल्दी पूछ लेंगे तो अच्छी बात है, बात ही नहीं।
चलिए, कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो पुनः सभी को नमस्ते प्रणाम, बायोटेक कर बेस्ट। आप लोग पढ़ते रहिए, मन से पढ़िए, ठीक है। बाकी मैं आपको जल्दी ही मोटिवेट कर दूंगा, जिस दिन आप बोलेंगे उस दिन मोटिवेशनल क्लास मैं आपको लगा दूंगा। एक ठीक क्लास आपकी हो जाएगी, उसमें सब कुछ मैं अच्छे से। प्यारे बच्चे, सभी को नमस्ते प्रणाम, बायोटेक कर बेस्ट।